कितना बृहद हमारा आयुर्वेद है और सबसे सनातन। यूं कहा जाए कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से धन्वंतरी जी का नाम देवताओं के चिकित्सक के रूप में आता है। मैंने जैसी चर्चा में कहा कि अथर्ववेद में पहली बार आयुर्वेद शब्द का उपयोग हुआ था। इसने के बाद भी अब आयुर्वेद में कितनी विश्वसनीयता हमारे भारतीय लोगों की है? सबसे पहले आपसे यही प्रश्न। सर्वप्रथम मैं हमर चौपाल के सभी श्रोताओं को, डॉक्टर खंडेलवाल सर, नरेंद्र पांडे सर, अनूप पांडे भाई साहब और रामजी राजवाड़े जी और सभी भाई साहब लोग और आयुर्वेद अनुरागी लोग जो आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मैं आभारी हूं कि आज मुझे आपने इस मंच से अपनी बात, यूं कहिए कि भारतीय विज्ञान की बात आयुर्वेद रखने का एक अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका अंतःकरण से आभारी हूं। जैसा कि आपने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सटीक तरीके से आयुर्वेद को बताया, और निश्चित तौर पे आयुर्वेद ऐसा ही है, आयु का विज्ञान है आयुर्वेद। और आयु का विज्ञान, जिसको कि हमारे भारतीय परंपरा में आयु मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये चार घटकों से मिलके हमारी आयु बनती है। और इनको जानना, इनका विचार करना ही आयुर्वेद का मुख्य या मूल विषय रहा है। चूंकि आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा विज्ञान है, तो आज भी या आज से हजारों वर्ष पूर्व भी हमारे जीवन जीने की जो कला थी, उसमें आयुर्वेद कण कण में व्याप्त था। और आज भी हम भारतीय इतने सब परिवर्तनों के बाद भी, जो आधुनिक काल में हमने बहुत सारे अपने नए नए आविष्कार या नए नए वैज्ञानिक खोज के बाद भी, आज भी अगर हम देखें तो हमारा जीवन आयुर्वेदिक ही है। या यूं कहिए कि हम सब अंतःकरण से भारतीय ही है। आज भी हम अपने भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी ही लेते हैं, जो कि हमारे भारतीय भोजन का ही रूप है। आज भी हम अपने भोजन में हींग, घी, जीरा, अजवाइन, इन सब का छौंक लगाते हैं, जो कि हमारा भारतीय विज्ञान है। आज भी हम अगर देखें तो हम किस समय कितना भोजन, कैसा भोजन, किस ऋतु में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस त्योहार को किस ऋतु के हिसाब से मनाना चाहिए, ये सारे जो हमारे जीवन शैली का मुख्य जो हिस्सा है या स्वास्थ्य का हमारा जो भाग है, वो सब हमारे भारतीय चिकित्सा विज्ञान का ही एक हिस्सा है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब आधुनिक होते हुए भी अंतःकरण से भारतीय या यूं कहिए कि आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद सनातन पद्धति का विज्ञान है, और जो कि सृष्टि के साथ हमारे संयोग को बताता है। और एक मनुष्य इस बाह्य जगत या यूं कहिए कि आयुर्वेद लोक पुरुष साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो जब तक ये जगत या ब्रह्मांड चल रहा है, आयुर्वेद का ज्ञान इसी तरीके से सनातन या निरंतर चलता रहेगा, और हम सब एक लघु कण के रूप में उसमें अपना अपना योगदान देते रहेंगे। तो इस तरीके से भारतीय परंपरा में ये आयुर्वेद व्याप्त है। नरेंद्र जी म्यूट है आपका माइक। नरेंद्र जी म्यूट है, अनम्यूट करें माइक। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे साथ में बिलासपुर से ही प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्कल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए लग रहा है। नमस्कार सर, पुष्कल सर को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार 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 सर। जीवन पद्धति, डॉक्टर साहब, जीवन शैली जीने की कला और विज्ञान अगर कुछ है तो आयुर्वेद है। मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ, डॉक्टर विवेक द्विवेदी कुछ इसी बातों को भी अभी ले रहे थे डॉक्टर साहब। पर एक बात यहाँ पे आती है कि 90% भारतीय, जब आप अभी हींग, जीरा, इन सब मसालों की बात कर, हम लौंग यूज करते हैं, हम इलायची लेते हैं, जीरा है, हींग है, धनिया है, यह सब आयुर्वेद है और सारे मसाले हर घर में उपयोग होता है। अगर यूं कहूं कि 90% भारतीय कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, फिर भी जब चिकित्सा पद्धति की बात आती है तो आयुर्वेद पीछे क्यों रह जाता है? बात किस बात की आ रही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, किसी विज्ञान का जो विकास होता है वो उसके मूलभूत सिद्धांत के आधार पर होता है। वास्तव में आयुर्वेद जो है, उसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो हमारे पठन प्रणाली से दूर हो गया है। अगर यूं कहें तो हर विज्ञान के दो पहलू होते हैं।
पहला पहलू होता है उसका सैद्धांतिक पहलू और दूसरा पहलू होता है उसका प्रायोगिक पहलू। जब हमें सिद्धांत सही ढंग से पता होते हैं तो हम उसका प्रयोग सही ढंग से कर पाते हैं। यूं कहें कि हमारे शरीर का किस तरीके से निर्माण हुआ है, इसका एक जो सैद्धांतिक पक्ष है, इसको जानकर ही शरीर की चिकित्सा या उसमें होने वाले रोगों का उपाय कैसे किया जाता है, ये हमारा व्यवहारिक पक्ष सार्थक हो सकता है। तो आज जो समय चल रहा है इसमें हमारी जो पठन प्रणाली है उसमें मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जो हम अभी हमारे आम जनमानस को भी ये जानना जरूरी है, और कुछ ऐसे आयुर्वेद अनुरागी या भारतीय परंपरा के अनुरागी लोग भी इसमें जुड़े हैं जो आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से हमें भारतीय ज्ञान से जोड़ा जा सके, उनके लिए भी ये एक अच्छा जवाब होगा। पठन की जो प्रणाली होती थी पूर्व में, उसमें हर प्रणाली का जो फंडामेंटल साइंस या मूलभूत सिद्धांत होता है, जैसे अगर आपको आज के आधुनिक विज्ञान को समझना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को समझना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को नहीं समझेंगे तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। यूं ही अगर हमें भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद को समझना है तो आयुर्वेद या भारत की मूल जो समझ की प्रणाली है, जिसको हम दर्शन कहते हैं, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, उत्तर मीमांसा, न्याय मीमांसा, योग, इन 60 दर्शन को समझना होगा। तो ये हमारे विज्ञान का जो मूल रूप से सैद्धांतिक पक्ष है, जिसमें कि भारत की एक पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा आती है। जैसे हम सबसे पहले महाभारत और रामायण पढ़ते थे। महाभारत और रामायण पढ़ने के बाद हमें पुराण पढ़ाया जाता था। पुराण पढ़ने के बाद से हम आरण्यक ग्रंथ पढ़ते थे। आरण्यक के बाद हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते थे। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम उपनिषद पढ़ते थे। उपनिषद के बाद हम दर्शन पढ़ते थे। दर्शन के बाद हम उपवेद पढ़ते थे और उपवेद के बाद हम वेद पढ़ते थे। ये भारत की गुरुकुल की ज्ञान परंपरा थी। और ये उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद का, मूल रूप से अथर्ववेद का और कहीं कहीं ऋग्वेद की बात है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें उपवेद पढ़ना है और हम बिना महाभारत, रामायण, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, दर्शन नहीं पढ़े रहते हैं, और एक विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके आता है और वो सीधे आयुर्वेद नामक उपवेद में प्रवेश ले लेता है, तो उस विद्यार्थी को दर्शन इत्यादि का कोई भी 12th लेवल तक कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। इसके वजह से उसको इस विज्ञान में अपने आप को आत्मसात करने में भी परेशानी आती है, और जब वो चिकित्सा करने बैठता है तो उसके पास सैद्धांतिक पक्ष कमजोर होने की वजह से प्रायोगिक पक्ष भी कमजोर हो जाता है। तो अगर ये परंपरा या ये ज्ञान के साथ आयुर्वेद का एक हो तो शायद समाज में आयुर्वेद चिकित्सा भी उतनी ही सफल होगी जितना कि अन्य चिकित्सा प्रणालियों को हो रहा है। तो ये मूलभूत कारण रहा है जिससे की वजह से कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है अपने जिस लेवल पे आज के जिस स्तर पर उसको होना चाहिए था उस स्तर से कहीं ना कहीं पीछे। बिल्कुल डॉक्टर विवेक जी, इस बात से तो हम सहमत हैं। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके जो मूलभूत सिद्धांत है उसको जानना होगा। एलोपैथ को जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखना पड़ता है। और आपने ये बात सच कही कि आयुर्वेद जो है वो पूरा अपने आप में दर्शन है। हमें यहाँ पे केवल शरीर ही नहीं मन को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब मैं भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ तो वहाँ आयुर्वेद जरूर आ जाता है। और जब आप शुरुआत कर रहे थे मसालों की कि हम लौंग ले रहे हैं, जीरा ले रहे हैं, खाने में डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह प्रकृति को ले जाता है। यानी कि आयुर्वेद और प्रकृति आपस में जुड़ी हुई है। पंच तत्वों का बना हुआ यह शरीर है। कहा जाता है कि जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु। अगर इन्हीं 5 तत्वों को शायद अगर समा दिया जाए तो आयुर्वेद की हमारे शरीर में आयुर्वेद के जो घटक हैं जिनसे कि बिगड़ने से बीमारी पैदा होती है, जिसे आप शायद वात, पित्त और कफ के नाम से कहते हैं, ये सब 5 का ही मिलन है। तो आयुर्वेद और प्रकृति एक साथ है। तो डॉक्टर साहब, केवल क्या दवाई देने से, जो दवाइयां हैं, क्या दवाई मात्र देने से ही बीमारियां ठीक हो सकती हैं, या पूरे शरीर की प्रगति को ही आपको ठीक करना होता है इसमें? फिर मैं अब डॉक्टर पुष्कल द्विवेदी जी भी है तो मैं उनके पास भी चलूंगा, और हमारे साथ डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी जुड़े हैं। ये सब एलोपैथिक चिकित्सक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
तन मन और आत्मा की बात करने वाले लोग हैं और यही आयुर्वेद है शायद। तो इस प्रश्न के बाद मैं पुष्कल भैया के पास चलूंगा। जी द्विवेदी जी धन्यवाद सर। मेरे वरिष्ठ लोग हैं डॉक्टर पुष्कल सर और डॉक्टर शैलेश सर। पहले तो मैं उनसे क्षमा याचना चाहूंगा, मेरे से कोई त्रुटि हो तो जरूर मुझे टोकेंगे। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आप आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है, जो आपने कहा कि प्रकृति के साथ इसका जुड़ाव, इसको आयुर्वेद में लोक पुरुष शाम में कहते हैं। लोक अर्थात बाह्य जगत, पुरुष अर्थात हमारा शरीर। तो आयुर्वेद जो है इहलोक और परलोक मतलब बाह्य जगत और हमारे शरीर, इसके सिद्धांत पर आधारित विज्ञान है। हमारी सृष्टि के जो मूलभूत 3 तत्व हैं, जिनको हम सोम सूर्य अनिल कहते हैं, अर्थात सोम मतलब चंद्रमा, सूर्य जो सूर्य नारायण है, और अनिल मतलब वायु। सोम सूर्य अनिल जैसे जगत को चलाते हैं, अर्थात जगत में संसार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो सूर्य की वजह से होता है। जगत में जो कोई भी गतियां होती हैं वो वायु की वजह से होती हैं, और जगत में कोई भी संश्लेषण या कोई भी रचनात्मक कार्य होता है वो सोम या चंद्र की वजह से होता है। ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने वाले वायु, पित्त और कफ होते हैं। वायु हमारे शरीर में क्रियात्मक कार्य करता है, पित्त हमारे शरीर में जो है परिवर्तनात्मक कार्य करता है, और कफ हमारे शरीर में रचनात्मक कार्य करता है। जब हम इस सोम सूर्य अनिल को अपने प्राण उदक अन्न मतलब भोजन लेना, वायु लेना, सांस लेना या जल ग्रहण करना, इन 3 माध्यमों से सम्यक तरीके से लेते हैं और वो अपने उत्कृष्ट अंश वाले होते हैं, तब हमारा वायु, पित्त, कफ तीनों सही रहता है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। ये सामंजस्य की प्रणाली ही आयुर्वेद में जीवन को स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और यही आयुर्वेद का विज्ञान है जिसको वो पहले कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे। ये आयुर्वेद के मूलभूत प्रयोजन का पहला हिस्सा है। रुग्ण हो जाने पर चिकित्सीय उपाय करना ये उसका दूसरा प्रयोजन है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखे, उसमें ये 3 प्रमुख चीजों का ध्यान रखना आयुर्वेद में इसको मुख्य रूप से बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये जो सोम सूर्य अनिल है, ये बाहर की दुनिया से अपने अंदर हम कैसे ले आ सकते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा विज्ञान है। आम लोगों को, मैं चूंकि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो अन्य विज्ञान से या अन्य विषयों से हैं, उनको सहज तरीके से बताना चाहूंगा कि आप यहाँ से कुछ लेके जाएं। आहार, निद्रा और आनंद, ये 3 ऐसे पहलू हैं जिसके माध्यम से आप इस सोम सूर्य अनिल, जिसको कि बाह्य जगत के प्राण कहे गए हैं, उन प्राण को हम आहार, निद्रा और आनंद से ग्रहण करके और इस प्राणी के जीवन को स्वस्थ बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद कहता है कि बाह्य जगत से हम लोग प्राण नामक ऊर्जा लेते हैं, इसीलिए हम प्राणी कहलाते हैं, और आहार, निद्रा, आनंद इसका एक माध्यम बनता है। तो जगत और पुरुष या बाह्य जगत और ये व्यक्तित्व दोनों एक दूसरे के साथ सामन्वय संभाव के साथ जुड़े हुए हैं, और दोनों जितना एक दूसरे के साथ न्याय के साथ रहेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य संवर्धन होता है। डॉक्टर पुष्कल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, कैंसर के विशेषज्ञ हैं। तो एक प्रश्न मेरा डॉक्टर पुष्कल द्विवेदी जी के लिए भी जाएगा, आप उपस्थित हैं तो मार्गदर्शन जरूर देंगे। आयुर्वेद की चर्चा है डॉक्टर साहब, जितनी भी बीमारियां होती है कहीं ना कहीं वह प्रकृति जन्य ही है, प्रकृति में डिसबैलेंस हो। जैसा कि अभी डॉक्टर विवेक जी चर्चा कर रहे थे कि वात, कफ और पित्त, रचनात्मक, क्रियात्मक और रसायनात्मक 3 चीजों में अगर बैलेंस खराब हो गया तो बीमारी होगी। लगभग बात यही एलोपैथ भी कहता है। तो अगर बीमारी है तो उसमें एलोपैथ के जो लक्षणात्मक हम दवाइयां देते हैं उसमें आयुर्वेद का कोई महत्व हो सकता है क्या? जीवन शैली को लेकर के मेरा यह प्रश्न है, अभी दवाइयों के ऊपर नहीं आया हूँ। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात समझा, पर एक समस्या ये है कि आजकल हर पैथी की अपनी एक प्रोफेशनल बॉडी है। जैसे हमारी एक जमाने में आईएमए होता था, आईएमए मतलब अभी भी है, और साथ में एक एमसीआई होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जी। अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिजॉल्व करके एनएमसी बना दिया, नेशनल मेडिकल काउंसिल। हाँ, तो अब वो डायरेक्टली ये बोलता है कि एलोपैथी वाले डॉक्टर होम्योपैथी या आयुर्वेदिक पद्धति की दवाई लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हालांकि लोग लिखते हैं, पर यदि लिख रहे हैं और कोई मरीज आपको कहीं कंज्यूमर फोरम में खींच लिया तो आप तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि जो क्वैकरी की डिफिनीशन है
क्वैकरी की डिफिनीशन के हिसाब से आयुर्वेद मतलब एलोपैथी वाला आदमी एलोपैथी की दवाई लिखने के लिए ही स्वतंत्र है, उसके अलावा किसी भी दूसरे पैथी की दवाई लिखने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। यदि किसी भी दूसरे पैथी की वो दवाई लिखता है तो वो क्वैकरी की डिफिनीशन में माना जाएगा। ये हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल बोलता है जी। तो थोड़ा बहुत लोग दवाइयाँ लिखते हैं जिसको बोलते हैं कि चलता है वाला अप्रोच के साथ, लेकिन ये है कि वही है, मतलब अभी वर्तमान परिदृश्य में मरीज को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, तो आदमी को थोड़ा सब सोच समझ के करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपकी बात से सहमत हूँ। फिर से डॉक्टर विवेक जी के पास। डॉक्टर विवेक जी, अभी कोरोना का समय आया, लोगों ने खूब काढ़ा पिया, पेट में तकलीफ हो जाए, बोलते हैं कि लीवर कमजोर हो रहा है, दुकान में बंदा जाता है, अभया रिस्ट ले लेता है। महिलाओं को, बहनों को तकलीफ है, अशोका रिस्ट जाकर के ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे रिस्ट हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे सिरप मौजूद है। आज भी शायद अगर लीवर की कोई समस्या किसी को होती है, एलोपैथ के डॉक्टर भी हैं, शैलेश खंडेलवाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, आते होंगे। लीवर की बहुत सारी दवाइयां हैं, फिर भी आज हम लोग ले 52, लीवोजेन, ऐसे बहुत सारी टैबलेट और सिरप मौजूद है जिसका प्रिस्क्रिप्शन एलोपैथ में मिलता है और कई बार मरीज अपने आप भी ले लेता है। ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स की भी बात करते हैं तो पाइलॉन, पाइलप जैसे बहुत बड़ी चीजें पड़ी है जिसको लोग अपने आप ले लेते हैं। तो शतावर का उपयोग, शिलाजीत का उपयोग, अश्वगंधा का उपयोग लोग करते चले आ रहे हैं। फिर भी ऐसी क्या बात होती है कि अन्य गवर्नमेंट को यह हस्तक्षेप करना पड़ जाता है कि नहीं, ये दवाइयों का उपयोग बिना पर्चे के नहीं होगा। जबकि आप अभी ये भी बात कह रहे थे और आयुर्वेद भी कहता है और मेरे ख्याल से एलोपैथ के यहाँ डॉक्टर बैठे हैं वो भी कहते हैं, मानते होंगे, ये हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। जितना भी चीज हम उपयोग कर रहे हैं, कि रायता हम पहले भी उपयोग करते थे, नीम हम पहले भी उपयोग करते थे, शतावर का उपयोग पहले भी होता था। जब एलोपैथ नहीं आई थी तब भी शायद लैक्टेटिंग मदर को दिया करते थे। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश दुबे जी आपसे। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में जो औषधियों का वर्गीकरण है उसके बारे में दो ज्ञान बहुत जरूरी है। एक औषध होती है जिसको हम आहार औषध कहते हैं और दूसरी औषध होती है जिसको हम भेषज कहते हैं। आहार औषध वो औषधियां होती हैं जो हम रोजमर्रा में अपने घरों में, अपने किचन में खाने जाने वाली जो चीजें हैं उनका जो हम प्रयोग करते हैं वो आहार के रूप में लेते हैं और वो उनके अंदर कुछ औषधीय गुण होते हैं। इनका प्रयोग का एक विज्ञान, चूंकि आयुर्वेद एक भारतीय विज्ञान है, तो भारत के लोगों को अपने परंपरा से, अपने पीढ़ियों से ये ज्ञान मिला कि भोजन बनाने में किस तरीके की आहार औषधियों का प्रयोग किया जाए जिससे हमारे जीवन में दैनिक मल जो उत्पन्न होते हैं, जो बीमारी के मुख्य कारण माने जाते हैं, वो दैनिक मलों की उत्पत्ति रुक जाए या कम से कम मात्रा में हो। इसलिए हमारे भोजन में बहुत सारी चीजों की कल्पना बनाई गई। भोजन को कब पकाना है, कैसे पकाना है, किसके साथ पकाना है, कब घी का छौंक लगाना है, कब तेल का छौंक लगाना है, कब उसमें जीरा देना है तो कब मेथी देना है, कब अजवाइन देना है, किसको ठंडा लेना है, किसको गर्म लेना है, किसको किसके साथ मिला के बनाना है। ये जो सारी कल्पना थी ये आहार औषध की कल्पना है। तो आहार औषध की कल्पना में भारत को ये ज्ञान बहुत अच्छे से हमारी पीढ़ियों से था। तो आहार औषध जब कभी भी मात्रा में कम या ज्यादा ले ली जाए तो वो उतना रोग या उतनी दुष्प्रभावी नहीं होती है, इसलिए इनका प्रयोग तो हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो कल्पना है जिसको हम भेषज कहते हैं, भेषज उसको कहते हैं जब इन्हीं आहार औषधियों में विशेष गुणांतर धान करके या संस्कार करके उनको इतना तीक्ष्ण या तीव्र बनाया जाता है कि वो शीघ्रता से कार्य कर सके। ऐसी स्थिति में जिन औषधियों का आपने नाम लिया वो सारी औषधियां इसी भेषज के श्रेणी में आती हैं और इनके लिए भारत में जो हमारा आयुर्वेद का विज्ञान है उसके अंदर रस शास्त्र भेषज कल्पना नाम का एक अलग विभाग है, उसके भी हमारे विशेषज्ञ के साथ में जुड़े हुए हैं। वो इससे उसमें जब हम किसी औषध को इस तरीके से उसको भेषज बना लेते हैं तब हमको उसको चिकित्सीय देखरेख में लेना चाहिए। ऐसे समय में अगर हम उसका चिकित्सीय देखरेख में प्रयोग नहीं करते हैं तो भेषज का जो जिसको कि अगर हम अनुपयुक्त या यूं कहिए कि भेषज का गलत तरीके से लिया गया मात्रा, प्रयोग, संस्कार हमारे शरीर में तुरंत उसकी व्यापकता उत्पन्न करता है जिसको आयुर्वेद ने गदातिचार नाम दिया है। तो ऐसी स्थिति में ओवर द काउंटर मेडिकेशन घातक हो सकता है और वो घातक होता है, इससे विज्ञान का भी बहुत उसके लिए आलोचना झेलनी पड़ती है।
तो मेरा आप सभी से इस मंच के माध्यम से एक आग्रह है कि कभी भी औषधियों को आप चिकित्सीय देखरेख में ही लें, स्वयं से ना लें, क्योंकि वो कब कैसे लेना है ये एक निपुण चिकित्सक ही उसके बारे में आपको सही सलाह दे सकता है। ये सारी पैथियों के लिए लागू है, उसी तरीके से आयुर्वेद के लिए भी लागू है। सिर्फ आहार औषध की कल्पना है, जो कि अगर आप उसमें अच्छे से भारतीय पाक परंपरा के, उसमें भी भारत में 32 विद्याएं और 64 कलाएं थी। 96 डेसिबल में हमारे भारत में ज्ञान पढ़ाया जाता था। उसमें अगर आप पाकशाला के अच्छे विशेषज्ञ हैं, अच्छे से आपको उस रंधना विधि के बारे में पता है, तब आप उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करिए और उससे स्वास्थ्य लाभ लीजिए। तो यही मेरा आप सभी को संदेश है कि इस तरीके से अगर करेंगे तो आयुर्वेद की औषधियां निरापद रहेंगी और किसी भी तरीके से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, लगभग अगर आप गौर करें तो इस समय पूरे विश्व में आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। एक अच्छी खबर आती है 2019 लगभग जो मार्केट था हमारा आयुर्वेद का, इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, लगभग 4.5 अरब का मार्केट रहा है और अभी के स्थान पे यह मार्केट लगभग डबल हो चुका है, 8.5 अरब के ऊपर जा रहा है। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि 2026 के आते आते ये 14.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसा एक प्रोजेक्शन आयुर्वेद के कुछ लोग जो मार्केट के लोग हैं, मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एक टारगेट है, चाहे जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं। तो एक अच्छी खबर है कि लोग इसको अपना रहे हैं और पाश्चात्य देशों में भी अपनाया जाता है। हमारे यहाँ का च्यवनप्राश अब एक्सपोर्ट होता है, जिस च्यवनप्राश को पर उसी से बात आती है, अभी भी आयुर्वेद को लेकर के जो विश्वसनीयता भारतीय मनस्पाटल में होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जब भी हम किसी बीमार होता है आदमी, कुछ लक्षण उसकी बीमारी दिखते हैं, तो आयुर्वेद दवाइयों कितना भी सेवन करने वाला व्यक्ति हो, उठ करके वह एलोपैथ की ओर चल देता है। तो इसमें जो उसका जो शिफ्टिंग है आयुर्वेद से एलोपैथ को, क्या मैं इसको एक साइकोलॉजिकल रूप से समझूं कि ये आयुर्वेद में जब दवाइयां दी जाती है, जिसे आपने अभी भेषज के रूप में कहा कि भेषज पद्धति है, तो जब दवाइयां दी जाती हैं, क्या इन दवाइयों के साथ साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ये चीज नहीं लेनी है, आपको ये चीज नहीं खानी है, पहले वर्जनाएं हैं, उसके बाद दवाइयां हैं। जबकि एलोपैथ में ऐसा कुछ नहीं है। एलोपैथ की मेडिसिन साथ में आप सब कुछ खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। तो कुछ कमी है क्या डॉक्टर साहब? इस पे भी एक प्रकाश होगा। और ये भी जानना चाहूंगा कि ऐसा रोग क्यों हो जाता है कि भाई आपको आज आप खट्टा नहीं खाना, इसके साथ आपको मिर्च नहीं खाना है, इसके साथ आप तेल नहीं खाओगे। ये बड़ी इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी लंबी होती है, इसलिए भी शायद लोग एलोपैथ की ओर भाग लेते हैं। सबसे पहले सर, मैं आपको इतने उम्दा प्रश्नों के लिए बहुत साधुवाद देता हूं कि आप इतने सूक्ष्म तरीके से प्रश्नों को रख रहे हैं। ये ऐसे विषय हैं जो हम जरूर चाहेंगे कि ये आम लोगों तक पहुंचे। मैंने अभी जैसे आपको प्रश्न के उत्तर में बताया था कि किसी भी सिद्धांत पे हम तभी अडिग रह सकते हैं जब उसके पीछे का विज्ञान हमें पता हो। क्योंकि आज का जो भी भारतीय है वो चाहता तो है कि वो भारत की परंपरा का वाहक बने, वो चाहता तो है कि वो भारतीय ज्ञान या भारत की चीजों को लेकर चले, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो शिक्षा है, वो शिक्षा उसकी ऐसी नहीं है कि वो नहीं जानता है कि हमारा शरीर भारतीय विज्ञान से कैसे बना है। वो नहीं जानता है कि हमारे जो त्योहार हैं या परंपराएं हैं वो भारतीय विज्ञान से क्यों मनाए जाते हैं। वो नहीं जानता है कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, उनसे रस की उत्पत्ति होती है और उनसे बल का आधान होता है। तो ये यूं कहिए कि ये जो ज्ञान की बेसिक जो परंपरा थी, वो जो हमारी शिक्षा नीति से अलग हट के आ गई, जिसमें कि अब हमको पता ही नहीं है कि हमारे दर्शन शास्त्र या हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है। या यूं कहिए कि व्यक्ति ये भूल गया है कि हमारी इस शरीर का रचना क्यों हुई, ये शरीर की रचना क्यों हुई है और वो जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। ये शायद हम इस ज्ञान से दूर हो गए हैं। तो जब हमारे आने वाली युवा पीढ़ियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ा जाएगा, तब शायद वो इस विधा में आसानी से स्थिर रह सकते हैं। तो स्थिर नहीं रहने का मूल कारण यही होता है विज्ञान का अभाव। विज्ञान ही किसी चीज में श्रद्धा उत्पन्न करती है और विज्ञान के अभाव में ही हमारी जो है शिथिल गति हो जाती है। तो अगर ये ज्ञान बढ़ा दिया जाए तो शायद दृढ़ता अच्छे से आ जाएगी। जैसा कि मैं देखता हूँ हमारे चिकित्सीय प्रैक्टिस में जो हम लोग देखने को मिलता है, पहले रोगी आते हैं और उनको शुरुआत में इन सब चीजों से जुड़ने में परेशानी होती है। जैसे जैसे उनको इसका ज्ञान और परिणाम मिलते लगता है, उनमें स्थिरीकरण का भाव आ जाता है। फिर वो हर तरीके के परहेज या हर तरीके की स्थितियों को करने में सहज होने लगते हैं, क्योंकि उनको इसके पीछे का विज्ञान पता चल जाता है और उसका लाभ भी दिखने लगता है। दूसरा,
दूसरा आपने एक प्रश्न किया था इसी में कि इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो जो कि हम देखें कि अन्य पद्धतियों में जो परहेज या बाकी चीजें नहीं बताई जाती, उसके पीछे क्या है कि आयुर्वेद का मूल उद्देश्य बहुत बड़ा है। यूं कहिए कि भारतीयता का मूल उद्देश्य बहुत बड़ा है। हम भारतीय 4 प्रमुख अर्थों के लिए जीते हैं, धर्म, अर्थ, काम, अर्थ। फिर हमारा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। हम लोग इस जगत में जन्म लिए हैं कुछ धर्म करने के लिए, कुछ अर्थोपार्जन करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए और अंत में इस सृष्टि के साथ एक भूत हो जाने के लिए या लय हो जाने के लिए। ये भारत के ज्ञान का मूल उद्देश्य है और यही आयुर्वेद का भी उद्देश्य है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप श्रेष्ठतम कार्य करेंगे तभी आप इस जीवन मरण के सिद्धांत से मुक्त हो पाएंगे। तो श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए आपको हर तरीके से अपने आप को शुद्धतम बनाना होगा, क्योंकि वो शुद्ध ही उस सत्व के साथ मिलकर उस ब्रह्म के साथ लीन हो सकता है। जी बिल्कुल। तो जब इतना परम लक्ष्य है तो थोड़ी बहुत हिदायत या अनुशासन एक अच्छे स्तर का भी होना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो और आहार से लेके आनंद तक की शुद्धि का है। भोजन यहाँ तक जाना चाहिए कि जो आपके सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति का है। इसीलिए हम लोग बहुत सारे नियमों को बताते हैं, बहुत सारे अनुशासन की चीजों को बताते हैं और उसके साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मतलब ये निषेध नहीं था, यह अनुशासन है। दवा लेने का निषेध नहीं कहते हैं आप उसे अनुशासन में दवा लेने की बात करते हैं। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, आयुर्वेद इतनी पुरानी है और अगर अब डॉक्टर विवेक जी की बातों को जितना अपन ने सुना तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से जीवन जीने की शैली पे ज्यादा आधारित है आयुर्वेद। इसके पहले मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुकूंगा। डॉक्टर गंभीर सिंह जी आ चुके हैं। डॉक्टर गंभीर सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हमारी बात पहुंचा लूंगी। मेरा नमस्कार सर। आज हाँ डॉक्टर साहब, आप सभी लोगों को मेरा इस संध्या बेला पे नमस्कार और आप सबका स्वागत इस मंच में। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। इनफैक्ट अभी मैं कार में ही बैठा हूँ, ड्राइविंग सीट में हूँ और हालांकि मैं घर पहुंच गया हूँ। बहुत सारी चीजें अभी सुन पाया, करीबन 10 मिनट से जब से जुड़ा इस उसमें। निसंदेह एक ऐसी विधा जो हमारी खुद की मतलब ना सिर्फ देन है बल्कि हमारी ये पहचान भी है, जिसपे सुनना हमेशा से ही बड़ा सुखद रहा है। और आज आपने जिस ढंग से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और हम सब लोगों को चीजें बता रहे हैं, तो एक और इस कड़ी में मैं समझता हूँ जितना भी जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका ज्ञानवर्धन होगा और आयुर्वेद के बारे में उनको जो भी कुछ समस्याएं अगर हैं तो वो खुल के सामने आएंगी और वो इसका उपयोग भी करेंगे और उसका फायदा भी लेंगे। नरेंद्र कंटिन्यू करें, मेरे ख्याल से मैं जुड़ गया हूँ आखिरी में जो भी चीजें होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी के पास चल रहा हूँ। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, जीवन जीने की शैली पे आधारित है आयुर्वेद। यूं कहें कि जब आपकी जीवन जीने की शैली बदलती है तो आप बीमार हो जाते हैं और जीवन जीने की शैली को ही अगर आप सुधार लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो। कुल मिला के आयुर्वेद यही है, घर के मसाले से लेकर के उसकी तीक्ष्णता पे, उसके उपयोग को अगर बढ़ा दिया जाए, कुछ गुणात्मक परिवर्तन कर दिए जाए तो वो दवा में बदल जाती है, वरना आप तो वो चीजें रोज ले रहे हैं। और जीवन जीने की शैली पे, जीवन जीने की कला पे आप भी काफी प्रकाश डालते रहते हैं। तो अब मैं जीवन शैली और आयुर्वेद पे डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी का उद्बोधन। देखिए क्या है, हमारे देश में हुआ ये कि 200 वर्षों 300 वर्षों तक जो भी मुगलों ने शासन किया, 100 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया। उसके बाद हमारा दुर्भाग्य रहा, जो भी हुक्मरान इस देश पे राज करते रहे वो बेसिकली उनका विजन इतना था नहीं और उन्होंने कुछ अपनी पद्धतियों को आगे बढ़ाया नहीं। गुलामी की जो प्रथा हम बांध के अपने पैरों पे चल रहे हैं वो चलते रहे। आपको ये बात, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो फर्स्ट एमबीबीएस सेकंड एमबीबीएस में मेरा क्वेश्चन ये था कि इनकी दवाइयों को अंग्रेजी दवाई क्यों कहा जाता है। पहला क्वेश्चन मैंने मेडिकल कॉलेज में रेज किया था, क्या हम अंग्रेजों के गुलाम हैं? अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी दवाई छोड़ दी,
इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैं फाइनल एमबीबीएस का पूछा तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो एलोपैथिक साइंस है इट इज वेरी गुड इन इमरजेंसी, ठीक है, बाहर से आयातित है, पर ये रोगों को बनाए रखने में ज्यादा मुझे इंटरेस्टेड लगा कि रोग बने रहें। तो फिर वो मेरा अभिमत था। फिर मैं फाइनल एमबीबीएस करने के बाद सब मेरे को ब्रांचेस मिल रही थी, एमडी की छोड़ के भाग गया। मैं बोला यार यहाँ मैं टिक नहीं पाऊंगा, मेरी आत्मा को गवाह नहीं हुआ कि हम रोग को बनाए रखें और दवाइयों से उसको फंसाए रखें। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि इस देश को समझाना मुश्किल है, देश की जनता को समझाना मुश्किल है, हुक्मरानों को समझाना मुश्किल है। ये बड़ा एक चक्रव्यूह था, पर धीरे धीरे समय बदला, मोदी जी की सरकार आई, लोगों ने समझा। परंतु बड़ा दुर्भाग्य रहा, आयुर्वेद एक संपूर्ण साइंस था। मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझ नहीं आया क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया, पर जितना समझ में आया कि ये समूल नाश करने का ऐसा साइंस था जिसको बढ़ावे की जरूरत थी। परंतु जब ये देखा गया कि एलोपैथिक साइंस एक बड़ी चरम सीमा पे गति से ऊपर चढ़ रहा है, तो उस समय ये विचार आया सब में कि होलिस्टिक अप्रोच को क्यों नहीं चलाया जाए। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब जब बीमार हो सभी मेडिकल इंटीग्रेटेड मेडिकल पद्धति को लाया जाए। एनएमसी इस दिशा में कार्यरत भी है। जैसे कि अभी हरियाणा में आयुर्वेदिक दवाओं को कुछ एलोपैथिक दवाई लिखने की छूट है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी छूट दे दी गई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम मैं आयुर्वेद का पक्षधर हूँ शुरू से। मैं तो अंग्रेजी दवाई को जब भी देखता हूँ लिखता हूँ तो अपने को गुलाम समझता है, यार पर्सनल मत हो सकता है। परंतु जब इंटीग्रेटेड पद्धति को देश में बढ़ावा मिल रहा है तो हमें आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को बढ़ाना होगा। नरेंद्र जी आप जानते हैं, मुणत जी ने आयुर्वेदिक कॉलेज में जब कैंप लगाने की बात की तो मैंने लड़ झगड़ के उस आयुर्वेदिक कॉलेज को एकदम बड़ा करा दिया था, कई करोड़ खर्चे करा दिए उनके, क्योंकि मैं वहीं पढ़ा हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज के पास। मुझे बड़ा दुख होता था कि इतना बड़ा कॉलेज ऐसा खंडहर पड़ा रहता था, तो मेरी आत्मा प्रसन्न हुई। अब आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक इंटीग्रेटेड पद्धति को बनाना जरूरी है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को लाना जरूरी है, उनके संस्कृत के श्लोक और संस्कृत की भाषा को सरलीकृत करना जरूरी है। हमें भी अंग्रेजी विज्ञान के छात्रों को आयुर्वेद समझने के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि एक वर्ष में हम वहां जा सकें और आयुर्वेद को पढ़ सकें, या आयुर्वेद वाला डायग्नोस्टिक को पढ़ सकें। सब इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो स्कूटर है पर मैकेनिक अलग अलग कैसे, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। शरीर वही है पर मैकेनिक अलग अलग। होम्योपैथिक वाला अपना दर्शान देता है, आयुर्वेद वाला अपना दर्शान, एलोपैथिक वाला अपना दर्शान। भाई मशीन तो एक ही है, ठीक होने की पद्धति भी वैसी होगी। तो इसलिए अब आगे समय बदल रहा है नरेंद्र, वो दिन दूर नहीं कि पीएमटी में जब छात्र एडमिशन लेगा तो आयुर्वेद पहले लेगा, बाद में फिर वो अंग्रेजी की तरफ जाएगा। होगा, ऐसा होगा। तो इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस को बढ़ावा मिले, यही मेरा सोच है। हम किसी भी पद्धति के गुणात्मक और नकारात्मक पद्धति को ना पकड़े, अच्छाइयों को ग्रहण करें और शरीर को आगे बढ़े। आयुर्वेद मेरा अपना साइंस है, मुझे गर्व है कि हम आयुर्वेद को जानते हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा दे। अंग्रेजी विज्ञान को मैं अपना विज्ञान ना आज मानता हूँ ना कल मानता हूँ, ठीक है, उसमें बहुत तरक्की हुई है, मैं मानता हूँ, परंतु जो हमारा ज्ञान है हमें उसको बोलना ही पड़ेगा। मुझे अंग्रेजी बोलने में कोई गर्व महसूस नहीं होता, मैं हिंदी भाषी आदमी हूँ। आप यदि विदेश में जाओगे तो आपको टूटी फूटी अंग्रेजी में तो अंग्रेजी ठीक से आती भी नहीं, तो वो कोई शर्म की बात नहीं है। आयुर्वेद मेरा साइंस है, मुझे गर्व है कि आयुर्वेद जैसा साइंस मेरे देश का साइंस है, पर पूरा गर्व तब होगा जब ये पूर्णतः आप जिस प्रकार से ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं लोग समझेंगे, और ये गौरवान्वित स्थिति जब तक नहीं ला पाएगा तभी हमें पूरा आत्मा को शांति मिलेगी। पर तब भी हम आखिरी में कहेंगे इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति को लाया जाए, अंग्रेजी विज्ञान को भी बुरा ना माना जाए, उसकी भी कुछ अच्छी बात को ग्रहण करके सब चीज को होलिस्टिक अप्रोच किया जाए। पुष्कर जी जुड़े हुए हैं, कैंसर के विशेषज्ञ हैं, उनको भी यदि कोई बताया जाए कि कैंसर के साथ कुछ आयुर्वेद की चिकित्सा हो, जब हमें सिखाया ही नहीं जाएगा तो हम कैसे बताएंगे। एमबीबीएस के बाद 6 महीने का कोर्स होना चाहिए आयुर्वेदिक कॉलेज में, जो करना चाहे भाई जो करना चाहे ऑप्शनल कर दे। जब हम सीखेंगे नहीं तो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जीवन काल में आयुर्वेद एक उच्चतम उसमें चले जाए। बिल्कुल डॉक्टर शैलेश जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब पढ़ाई की बात होती है तो अंग्रेजी से कहीं ज्यादा कठिन हमें अपना विज्ञान लगता है। और ये सत्य है कि हमारा विज्ञान जो है वो बिल्कुल हमारे साहित्य की तरह, हमारे व्याकरण की तरह ही बृहद और कठिन है। मुझे भी अब अपने स्कूल की बात याद आती है। डॉक्टर साहब जब मैं पढ़ रहे थे उसी समय ये बोला गया कि अंग्रेजी बड़ी कठिन होती है, तो हमने भी साहब
अंग्रेजी साहित्य को लेकर के पढ़ना चालू किया, और जब अंग्रेजी साहित्य को पढ़ना चालू किया तो मुझे समझ में आया कि हमारी व्याकरण कहीं ज्यादा कठिन है, अंग्रेजी की व्याकरण तो बहुत सरल है। क्योंकि जब उन कविताओं को पढ़ना चालू किया, हिंदी और अंग्रेजी को जब हमने 11वीं की क्लास में मिलाना चालू किया, तो मुझे अपने व्याकरण बहुत कठिन लगते थे। बात सत्य है डॉक्टर शैलेश जी कि अगर हमें शुरुआत से ही, जैसा कि डॉक्टर दुबे ने कहा था कि शुरुआत से ही यदि हमें हमारे दर्शन के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में पढ़ाया जाता और पढ़ाया जाएगा, तो हमें आयुर्वेद को समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आयुर्वेद मेरे ख्याल से कोई विज्ञान नहीं है, आयुर्वेद तो घर घर में है। आप कुछ बोल रहे थे डॉक्टर शैलेश जी। देखिए, एक्चुअली क्या है, हमें ये सिखा दिया गया कि हिंदुस्तानी कमजोर है, हिंदुस्तानी बाहर के विज्ञान को आती। आप एक चीज बताइए, शरीर वही है, अपन मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है। आप हिंदी भी बोल रहे हो, अंग्रेजी भी बोल रहे हो, आयुर्वेद की बात भी कर रहे हो। अंग्रेज क्या करें, अंग्रेज को बुला लो ना अभी यहीं पे, वो हिंदी नहीं बोल पाएगा, आयुर्वेद नहीं समझते हो, पर हम अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, छत्तीसगढ़ी भी जानते हैं। वी आर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर। मैं शरीर को एक कंप्यूटर के रूप में देखता हूँ। तो हम तो बहुत उन्नत है, हमारा देश तो बहुत उन्नत है, जहां इतने सारे विज्ञान है। यदि आप इंग्लैंड में मैं कहीं पैदा होता तो ना मुझे आयुर्वेद पढ़ने मिलता, ना हिंदी पढ़ने मिलती। आज हमारे पास इतनी विज्ञान की पद्धतियां हैं, आयुर्वेद हमारे पास है, एलोपैथ हमारे पास है, होम्योपैथ हमारे पास है। और आप लौंग भी बता रहे थे, आपको मालूम है अपन ने कोरोना काल में लौंग को कितना प्रमोट किया कि एक लौंग सुबह से खाओ, कोरोना से बचो। तो हमारा टैलेंट इस भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है, बस इसको उपयोग करना है, रेक्टिफाई करना है और इम्प्लीमेंटेशन करना है, और वो अब धीरे धीरे बोलेगा। जी डॉक्टर विवेक जी, मैं यहाँ नरेंद्र जी, हाँ जावेद जी, मैं मेरा कहना है कि हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी शुरुआत घर से करें। हम पढ़ाई से पहले इसको घर में शुरुआत करें तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब हम जो हमारा एक दिमाग होता है सोचने का, समझने का, एक उम्र होती है 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो इस उम्र में अगर हमको बताया जाए तो हम शायद ज्यादा आकर्षित होंगे आयुर्वेद की तरफ। जी, उसी बात पे मैं भी आने ही वाला था। आप ही के जो ये सुझाव आया है उसी से एक प्रश्न भी मेरे पास में निकल के आ गया कि, पर उसके पहले मैं बात डॉक्टर दुबे जी से करूंगा। डॉक्टर दुबे जी, आयुर्वेद बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी कहा था, और घर घर में उपयोग कर रहे हैं आयुर्वेद को। आयुर्वेद की जब इसकी हम बात कर लें तो एक प्रश्न जब एलोपैथ में रखते हैं, एलोपैथ के चिकित्सकों के पास जब बात होती है, चाहे मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ मंच पे जो बैठे हैं उनकी नहीं, जो कि कंट्रोलिंग करते हैं चीजों को, खासकर की बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बात आती है कि आयुर्वेद की ऑथेंटिसिटी नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। दवाइयां तो है, मानते हैं कि इससे ठीक हो रहा है, मगर कितना ठीक हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, यानी यूं कहा जाओ, अंग्रेजी में कहते हैं द मोड ऑफ एक्शन। किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का शरीर के विभिन्न अंगों में उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये आयुर्वेद नहीं बता पाता है। इसलिए उसकी प्रामाणिकता को बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जायंट्स हैं, अभी भी हमने कोरोना काल में भी देखा था, क्वेश्चन मार्क लगाते चले गए इसी बात को लेकर के कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सर्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दुबे जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रकाश चाहूंगा। जी सर, ये भी बहुत गूढ़ प्रश्न है। पहले मैं खंडेलवाल सर को फिर से प्रणाम करता हूं। सर, आप भारतीय ज्ञान के इतने अच्छे वाहक हैं और आपका जो सुविचार है, ईश्वर करे कि आपके समझ ही आयुर्वेद और तरक्की को प्राप्त करे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सर। और आपका जो प्रश्न है सर, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा कि आयुर्वेद बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन को बताता है। गलतियां ये होती हैं कि हम उसको समझना दूसरी भाषा में चाहते हैं। आयुर्वेद का जो विकास हुआ है वो हमारे औषधियों के कार्य करने का विज्ञान है, रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव। अब ये रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव हमारे कोष्ठ, मार्गस, रस, शाखा और मर्मास्थि संधि पे जाके कार्य करते हैं। हमारे शरीर में 3 रोग मार्ग होते हैं, कोष्ठ, शाखा और मर्मास्थि संधि। कोई भी औषधि हमारे कोष्ठ में कार्य कर सकती है, शाखा में कार्य कर सकती है, मर्मास्थि संधि में कार्य सकती है, या 2 में कार्य कर सकती है, या तीनों में कार्य कर सकती है। इनको कार्य करने के लिए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस होते हैं।
इसमें से मधुर अम्ल लवण जो वायु का सामक होता है, कटु तिक्त कषाय ये कफ का सामक होता है, और मधुर तिक्त कषाय ये पित्त का शमन करता है। इस तरीके से इस विज्ञान के आधार पर आयुर्वेद की फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स काम करती है। क्योंकि जब हम इसको मॉडर्न साइंस के रिसेप्टर्स और एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और इस तरीके से टी हाफ और इसके आधार पर समझना चाहते हैं, तब वहां आयुर्वेद कहीं भी ठहर नहीं पाता है, क्योंकि इस सिद्धांत का विकास ही इसके मूलभूत सिद्धांत के आधार पर है। और हम उसको समझना चाहते हैं मॉडर्न साइंस के प्रायोगिक विज्ञान के आधार पर। किसी भी साइंस को जब तक उसके फंडामेंटल लेवल पे एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसके अप्लाइड लेवल पे उसको नहीं जोड़ सकते। तो हमें सबसे पहले भारत के दर्शन इत्यादि विज्ञान को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेवल पे जोड़ना होगा। जब हम दर्शन आदि विज्ञान को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेवल पे जोड़ लेंगे, तब हम आयुर्वेद को जो है कहीं कहीं जो मेडिकल साइंस का लेवल है उसके एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ले जाके जोड़ पाएंगे। तो अगर आयुर्वेद की चीजों को, आयुर्वेद के विज्ञान को समझना है कि वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना साइंटिफिक है, तो वो विज्ञान भी आयुर्वेद आधारित या भारतीय होना चाहिए। तो हम भारतीय अगर भारत के ज्ञान से आयुर्वेद को समझना चाहेंगे तो हर पहलू बिल्कुल क्लियर है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है भारत में कि कुछ भी चीज अकारण नहीं होती। मतलब जैसे मॉडर्न साइंस, मैं किसी साइंस की आलोचना नहीं कहता हूँ, पहले ही मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक एटम दूसरे एटम से जुड़ के मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल बन के किस तरीके से वो सेलुलर उसमें गया, सेल होके क्यों टिश्यू बना, टिश्यू से क्यों वो जाके कोई ऑर्गन बना, ऑर्गन से क्यों सिस्टम बना, सिस्टम से क्यों बॉडी बनी, इसका कोई भी कारण नहीं पता चलता। कहा जाता है कि ये यूं ही जुड़ जाते हैं, लेकिन भारत का विज्ञान ये कहता है कि 24 धातुआत्मक शरीर होते हैं और आत्मा जो है, जो परमात्मा है, वो तभी जन्म लेती है जब हमको हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म क्षय रह जाते हैं, तब मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा के साथ जुड़ के और अग्नि के साथ जुड़ के हमारे पंच भौतिक शरीर का रूप लेते हैं, और इस तरीके से हमारे 24 धातुआत्मक शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि हमें कुछ कार्य करके अपने पूर्व जन्म के कर्मों का क्षय करना है। तो ये सृष्टि का जो भारतीय विज्ञान है वो अकारण तो कुछ भी नहीं होता। तो जिस विज्ञान ने इतना सूक्ष्म विवेचन किया, वो अपने औषधियों को कैसे ऐसे छोड़ देगा कि वो बिना किसी नियम के कार्य करेंगे। बस हमारी समझ है सर कि हम उसको दूसरे विज्ञान के फंडामेंटल साइंस से समझना चाहते हैं। अगर हम भारत के विज्ञान को भारत के फंडामेंटल साइंस से समझेंगे, मतलब कुल मिलाकर के विवेक जी, अगर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अंग्रेजी व्याकरण बहुत सरल है, हिंदी व्याकरण उतना ही जटिल है, तो कुल मिलाकर के उनकी समझ में आता नहीं है। अंग्रेजी का जो, मैं यहाँ भी क्षमा चाहूंगा, मैं किसी पैतृक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जटिलता की बात हो रही है। आयुर्वेद काफी जटिल है, उसको समझने के लिए आपको वापस जो सनातन संस्कृति है, सनातन दर्शन है, शायद उसको समझना होगा और अपनी प्रकृति को समझना होगा। मैं अगर जा रहा हूँ नरेंद्र देख लो, विवेक तो मुझे रोक रहा हूँ आपको। देखिए, कभी कभी मेरे लेक्चर्स होते हैं तो मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी विज्ञान अंधेरा कायम हो, इस सिद्धांत में जड़ मूल से खत्म करने आयुर्वेद करता है। देखिए, आप इसको इससे समझ सकते हैं, डायबिटीज बने रहे, ब्लड, अभी जो कोरोना वायरस आया, ये क्यों आया? ये अपने आप थोड़ी आया है, ये फैलाया गया था। ये एक अंग्रेजी विज्ञान का दुष्चक्र था। अंग्रेज वैज्ञानिकों का जो इस साइंस को डेवलप कर लिए हैं, उनके द्वारा एक जैविक युद्ध था कि 1-2 लाख मर गए तो मर जान दो, पर व्यापार कितना होगा? आपका जो वैक्सीनेशन बन के जो आ रहा है, ये व्यापार ही है। इसको आप अलग दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। तो अंग्रेजी विज्ञान की मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी यहाँ। तो व्यापार अंग्रेजी विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है, वो चाहे इसको कितना भी डिनाई करे, पर ये सत्य है बहुत बड़ा। तो अंधेरा कायम रहे, अंग्रेजी विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत रहा है। आयुर्वेद का मतलब होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर। क्या बोलते हैं वो बता लेंगे पूरा, मैं नहीं जानता था उस लोग। मतलब शैलेश भैया, आपके इस बात से अंधेरे से प्रकाश की ओर चल नहीं, बिल्कुल अब आपकी बात मैं समझ गया, समय का अभाव टोकते चलूंगा, लेकिन आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। बहुत युवा अवस्था में था, बिलासपुर में ही था दुबे जी, सन करीबन 95 की 95-96 की बात होगी। मुरारी बापू जी वहां पे आए थे। बता देना क्या है अंधेरे से प्रकाश की ओर? अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो मुरारी बापू जी का प्रवचन सुन रहा था, वहां मुरारी बापू जी ने कहा था
कि एक तरफ कहते हैं कि हमें चोरी को कम करना है, लुटेरे बैठे हुए हैं उनको रोकना है, उनको बंद करना चाहिए, और उसी के करीबन 1 महीने बाद पेपर में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है शासन का कि हमें 100 पुलिसकर्मी चाहिए। तो यदि आपको चोर उचक्के ही बंद करने थे, 100 पुलिसकर्मी क्यों चाहिए? तो डॉक्टर खंडेलवाल जी की बात मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही है कि अंधेरा कायम रहे, कुछ चीज रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन मैं इससे कोई कमेंट ना करते हुए, क्योंकि पद्धति अपनी अपनी है, मैं अपने मूल बात पे चलूंगा। डॉक्टर साहब, आपने ऋतुओं की ओर ले गया था कि आयुर्वेद में और हमारे देश में हम लोग ऋतुओं को बहुत महत्व देते हैं। ऋतु और आयुर्वेद का क्या संयोग है? ऋतु के आधार पे हमारे भोजन होते हैं, ऋतु के आधार पे हम सनातनी लोग अपने वस्त्र भी निर्वहन करते हैं, ऋतु के अनुसार हमारे आचार विचार भी होते हैं, व्यवहार भी होते हैं। आयुर्वेद का क्या रोल है ऋतुओं के साथ? सर, मैं यहाँ पे 2 बातों के साथ अपनी बात आगे रखूंगा। पहले तो एक बात आई इसी चर्चा में कि आयुर्वेद एक जटिल विज्ञान है जी। मैं सर इसमें थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ। जटिलता तब आती है जब वो ज्ञान हमारे आसपास नहीं रहता है या हमारा उसका कोई एक संपर्क नहीं होता है, तब चीजें जटिल हो जाती है। अगर इसी विज्ञान को हमें फिर से हमारे ज्ञान परंपरा में रख दिया जाए और कोई भी विद्यार्थी सीधे 12वीं क्लास में जाके आयुर्वेद ना पढ़े, 12वीं क्लास के बाद आयुर्वेद ना पढ़े, तो शायद ये कहीं जटिल नहीं रह जाएगा और ये हमारे लिए एक आसान सा विज्ञान हो जाएगा। ये इसकी जटिलता का प्रमुख कारण है। अगर ये शिक्षा, जैसे कि हम लोग बहुत सारे अपने प्रकल्प भी ऐसे करते हैं कि हम आयुर्वेद की शिक्षा प्रणाली भी आम जनमानस के लिए चलाते हैं, तो ऐसी स्थितियों से लोगों को रूबरू करने की कोशिश करते हैं कि आप सामान्य लोग भी आयुर्वेद की चीजों को समझ सकें। तो ये एक प्रमुख कारण है जटिलता का। तो जटिलता ऐसे दूर की जा सकती है। एक बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आयुर्वेद चूंकि आयु का विज्ञान है, तो आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है कि शरीर में 4 स्थितियां बनी रहे: बल, वर्ण, सुख और आयु। बल, वर्ण, सुख और आयु, ये हमारे जीवन के 4 स्थितियां हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर हम नियम में कुछ ऐसी चीजें बताई गई, अगर हम मात्रा पूर्वक भोजन करते हैं या और भी कुछ भोजन के नियमों का अच्छे से पालन करते हैं, तो हमारे शरीर में बल की प्राप्ति होती है। अगर हम ऋतुचर्या के अनुसार अपना आहार विहार करते हैं, तो हमारे शरीर में वर्ण की प्राप्ति होती है। और अगर हम अपने जो मल इत्यादि के वेग हैं उनका सही तरीके से निष्कासन करते हैं, तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। और अगर हम आयुर्वेद में वर्णित इंद्रियों कर्मणीय अर्थात सद्वृत्त या आचार रसायन का, जिसमें कि हमें अपने प्रकृति के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, हमें अपने जो व्यायाम इत्यादि क्रियाएं हैं उनका कैसे करना चाहिए, हमारी लोक आयु कैसी होनी चाहिए और व्यक्तिगत आयु कैसे होनी चाहिए, ऐसे आचरण के जो राइट कंडक्ट्स बताए गए, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमारी आयु बनी रहती है। तो इसमें जो ऋतुचर्या है वो मुख्य रूप से हमारे वर्ण की स्थिति, या यूं कहिए कि हमारे धातुओं को सबसे अच्छी स्थिति में रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जो प्रकृति है उसमें होने वाले परिवर्तन शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो 6 ऋतुएं होती हैं: वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इनको आयुर्वेद में या भारतीय ज्ञान परंपरा में उत्तरायण और दक्षिणायन के 3-3 ऋतुओं में बांटा गया है। 6 मास का उत्तरायण जो होता है वो, जिसमें कि सूर्य नारायण धीरे धीरे हमारे गर्मी को बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं होती हैं। और दक्षिणायन, जहां पे हम चंद्र बल से भावित होते हैं और सूर्य की स्थिति कमजोर होती जाती है, उसमें हम जो वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं आती हैं। और ऋतुओं से रस की उत्पत्ति होती है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस 6 ऋतुओं में उत्पन्न होते हैं क्रम से। तो जब हम ऋतुओं से रस की उत्पत्ति होती है और रसों से ही बल आता है। तो अगर हम, आपने कहा 6 ऋतु और 6 रस है। जी सर, बिल्कुल 6 ऋतु और 6 रस। हाँ, आप अगर 6 रस अगर गड़बड़ाएंगे तो बीमारी उत्पन्न होगी। जी, क्योंकि यही 6 रस से 3 दोषों का नियमन होता है। मैंने पिछले भी कुछ वक्तव्य में कहा कि मधुर, अम्ल, लवण कफ का समन करते हैं, कटु, तिक्त, कसाय कफ का समन करते हैं, मधुर, अम्ल, लवण वायु का समन करते हैं, और मधुर, तिक्त, कसाय पित्त का समन करते हैं, अर्थात उनको कंट्रोल में रखते हैं। तो ये रस ऋतुओं से ही उत्पन्न होते हैं। और ऋतु के अनुसार अगर हम व्यवहार करते हैं तो हम जो है इस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी रखना चाहूंगा कि भारतीय परंपरा में त्योहार मनाने का प्रचलन है।
त्योहार का मतलब भी यही होता है कि जब हम कोई त्योहार किसी ऋतु विशेष में ही मनाते हैं, हर ऋतु में हमारे कुछ त्योहार होते हैं। जैसे अगर हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं तो हम ऐसे आहार विहार का सेवन करते हैं, और जब हम त्योहार मनाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र या यूं कहिए पूरा देश या पूरा जनपद एक ही जैसा आहार एक दिन में लेता है। तिल के लड्डू खाएंगे या उससे बनी चीजें खाएंगे, तो उससे क्या होता है, उस ऋतु में होने वाले जो दोष हैं उनकी व्यापत्तियां एक साथ समित हो जाती हैं। ये हमारे त्योहारों का विज्ञान है जो भारतीय ज्ञान परंपरा से आता है। इसीलिए हम त्योहार मनाते हैं कि पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर जो दोष उत्पन्न हुआ है वो एक साथ समित हो जाए। तो ये ऋतुओं का विज्ञान है। भारत ने बहुत अच्छे तरीके से, गूढ़ तरीके से प्रकृति को समझा था, और इस प्रकृति के साथ कैसे तारतम्य बनाया जाए कि बल मिलता रहे, सुख मिलता रहे, आयु बनी रहे और वर्ण का प्रकाशन होता रहे। ये बल, वर्ण, सुख, आयु, ये 4 स्थितियों को बनाए रखने के लिए हमारे आयुर्वेद में ये ऋतुचर्या का विशेष वर्णन मिलता है। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं मिलती हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भा यहाँ पे रथ है, इसलिए 6 ऋतुएं, नहीं तो 4 ही ऋतुओं से लोग काम चला रहे हैं। बिल्कुल, शायद नाम इसीलिए भारत है जी। हर ऋतु को भाया है, भारत जी, है। भा मतलब प्रकाश, प्रकाश जहाँ पे रथ है वो देश भारत है। प्रकाश जहाँ पे रथ है वह देश भारत है। एक हमारे ख्याल से हमारे जितने भी श्रोता हैं उन्हें अब अपने भारतवर्ष का एक परिभाषा और एक जानकारी और मिल चुकी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। कई लोगों को ये भी नहीं पता रहा कि भारत बोलते किसको और क्यों बोलते हैं भारत, और क्यों मना किया जा रहा है कि हम इंडिया ना बोल करके भारत ही बोलते रहे। जी, शैलेश सर ने अभी एक बात बोली थी सर, उसके लिए ही मैं इसको पूरा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था अंधकार से प्रकाश की तरफ गति। जी भाई। तो ये भारत का विज्ञान हमें भा मतलब सत्य की तरफ और प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए है। जी, फिर से मैं डॉक्टर पुष्कल द्विवेदी की ओर चलूंगा। डॉक्टर पुष्कल जी, बहुत सारी बातें हुई और आहार से संबंधित बातें आयुर्वेद में ज्यादा होती है। जो भी जटिलता आ रही है, क्योंकि जिस विधा में आप हैं, जिस रोगों का आप उपचार करते हैं, उसको भी ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वह जीवन शैली में होने वाले बदलाव या ऋतुओं के जो रसायन है उसके बदलाव से भी यह बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा माना जा सकता है। खासकर कैंसर के बारे में अगर बात करें तो ऋतुओं का तो ज्यादा एक्चुअली देखिए, हाँ, ऋतुओं का तो ऋतु और रसायन, ऋतु से संबंध हुआ। डॉक्टर द्विवेदी जी ने जो बात रखी वो रसायन से रखी। मतलब एक्चुअली मैं यूं ही समझ रहा हूँ पुष्कल जी सर कि क्या ऋतु और रसायन का मतलब ही जीवन शैली हुई? क्या जो जीवन शैली में को हम छोड़ते चले जा रहे हैं? एक बहुत अच्छा बात, हमारे एक और मित्र आते हैं जो कि होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। हो सकता है गुरुवार को उनका एक प्रोग्राम करेंगे। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है पेशे से। वो कहते हैं कि लाइफ स्टाइल, आज लाइफ स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास केवल स्टाइल रह गई, लाइफ खत्म होती जा रही है। तो क्या जो स्टाइल हम अपनाते जा रहे हैं उससे हमारी लाइफ खत्म हो रही है, उसी से कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है? हाँ, तो जैसा भी थोड़ी देर पहले हमारे विवेक भाई बता रहे थे, तो इशू ये है कि ये जो एलोपैथी वाला साइंस है वो जहाँ से आया है वहां पे 6 ऋतुएं तो होती ही नहीं है जी। तो वो ऑफ कोर्स वो इतना इस टाइप से बात, मतलब जैसे अमेरिका, यूरोप, यूके, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि 2 ही ऋतु होती है। मतलब एक होती है कम ठंडी और दूसरा होता है ज्यादा ठंडी, और उसके अलावा कोई तीसरी ऋतु नहीं होती। तो ऋतु तो छोड़ दीजिए, पर हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल का जरूर इसमें काफी रोल है। लाइफस्टाइल पे एलोपैथी में भी काफी डिस्कशन है। इनफैक्ट उसमें तो पर्सनालिटी टाइप 1, टाइप 2, पर्सनालिटी ए, पर्सनालिटी बी, इन सब चीजों पे भी डिस्कशन है। मतलब हमारे खान पान, हमारी डाइट का बीमारी से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। ऐसा देखा गया है कि जैसे आपने कैंसर के परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊं तो ये लगभग प्रूवन फैक्ट है, ये स्थापित सत्य है कि जो लोग शाकाहारी होते हैं उनमें कैंसर कम पाया जाता है बनिस्बत कि जो लोग मांसाहारी होते हैं।
तो ये प्रूवन चीज है। इसलिए आज मतलब 1980 तक जो कैंसर नाम की बीमारी थी, ये वेस्टर्न वर्ल्ड या विकसित देशों की बीमारी थी। अमेरिका, यूरोप, यूके, इन सब जगह होता था। अपने यहाँ नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन रिलेटिवली बहुत ही कम था। हमारे यहाँ लोग टीबी वगैरह से जूझ रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी, जैसे जैसे पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाया, तो पाश्चात्य बीमारियां भी हमारे जीवन शैली के साथ ही हमारे समाज का हिस्सा बनी। उसमें सबसे पहले तो कैंसर ही आता है। तो जैसे मतलब नॉन वेज का सेवन करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, और भी तरह तरीके के व्यसन करना। हाँ, इवन ये जो पेप्सी कोला आता है, ये सब जिसमें पूरा शक्कर भरा हुआ रहता है। हाँ, प्रोसेस्ड फूड लेना, इससे क्या हुआ कि हमारा ओवरऑल कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा हो गया। मतलब हम जितना हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता थी, उसका 3 गुना 4 गुना ज्यादा ऊर्जा हम लेना चालू किए, और वो ज्यादा ऊर्जा जाके शरीर में डिपॉजिट होना चालू हुई, तो उससे मोटापा बढ़ा, फैट हुआ। तो ये सारी चीजों का जो एंड रिजल्ट हुआ, ये हुआ कि भाई कैंसर का इंसिडेंस बढ़ना चालू हुआ। तो कुछ चीजें जो कि स्पष्ट रूप से एक हमारे एलोपैथी में एक शब्द चलता है जिसको बोलते हैं NCCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब 2 ही प्रकार की बीमारियां हैं। बीमारियों को मोटा मोटी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब छुआछूत की बीमारी। छुआछूत की बीमारी ये जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जैसे ये जो कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है, छुआछूत की बीमारी है। तो ये जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो सब छुआछूत की बीमारी की श्रेणी में आते हैं। इसमें ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, ये सारे ही हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि ज्यादातर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, एमआई, कैंसर, डिप्रेशन, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब ऐसी बीमारियां जो कि छुआछूत से नहीं फैलती। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कैंसर है और आप उसके बगल में जाकर बैठ जाएंगे तो आपको भी कैंसर हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को कोरोना है, उसके बगल में आप जाके बैठ जाएंगे तो आपको पक्के तौर पर कोरोना हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये ऐसा देखा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है, लाइफस्टाइल से। उस लाइफस्टाइल में हमारा खान पान, रहन सहन, सारी चीज आते हैं। मतलब हम शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। शाकाहारी भी है तो प्रोसेस्ड फूड लेते हैं कि अनप्रोसेस्ड फूड लेते हैं। इन जनरल ऐसा देखा गया है कि जितना प्रकृति के करीब रहेंगे, मतलब जितने आपके भोजन में जितना फल, सब्जियां, साबुत दाने, वेजिटेबल्स, ये सब ज्यादा रहेंगे, उतना आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचे रहेंगे। मतलब आप हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर, इन सब चीजों से बच के रहेंगे। और जितना ज्यादा आप प्रोसेस्ड फूड लेंगे, मतलब प्रोसेस्ड फूड मतलब जैसे ये जो पैकेट में बंद डिब्बा बंद खाना, ये चिप्स हो गया, जो बाजार में आपको जितना भी नमकीन दिखता है, चिप्स दिखता है, ये सब प्रोसेस्ड फूड है सॉरी। और साथ में ये अल्कोहल, टोबैको, ये सब दुनिया जान की जो चीज है। तो ये मतलब ऋतु का तो चूंकि मैं बताया ना कि एलोपैथी में जहां से इस साइंस की उत्पत्ति हुई, वहां पे ऋतु का उतना डाइवर्सिटी नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर जो यूरोप का हिस्सा है, जिसको कि स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, तो वहां तो साल भर में मुश्किल से 2-4 दिन सूरज उगता है, बाकी दिन तो सूरज नहीं उगता। जिन देशों में सूरज उगता भी है तो उनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि 12 घंटे का सूरज उग रहा है। जैसे हमारे यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, या 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, वहां पे जो 24 घंटे में जो सूरज उगता है वो मुश्किल से खींच तान के 1-2 घंटे के लिए सूरज उगता है। ये जितने भी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब जो देश हैं उसमें, तो इसलिए उनका ऋतुओं पे ज्यादा पकड़ नहीं है उनकी। हाँ, लेकिन वो लाइफस्टाइल को उन लोगों ने पकड़ा है, और ये चीज उन लोगों ने बहुत पहले डिक्लेयर की, जो कि हमारे आयुर्वेद से काफी कुछ हद तक मेल खाता है।
मतलब हमारे आयुर्वेद में भी ये चीज बोला गया है, वही चीज उन लोगों ने भी बोला कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारा डाइट हमारे बीमारी, खासकर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, अब मैं एक प्रश्न चाहूंगा, हमारे मित्र अनूप पांडे जी एक प्रश्न करना चाह रहे हैं और भी बाकी दर्शकों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि वही प्रश्न कर सकते हैं फटाफट। अनूप जी। जी भाई साहब। जी, जी। आपका प्रश्न। हाँ, मैं डॉक्टर विवेक दुबे जी से मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्ण प्राशन क्या चीज है, क्या प्रक्रिया है, इसका क्या लाभ होता है। मैं सुना तो बहुत हूँ स्वर्ण प्राशन, इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ा बताएंगे डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब। स्वर्ण प्राशन, जैसा कि आपका प्रश्न है, स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद में 0 से 16 साल के बच्चों में व्याधि क्षमत्व या यूं कहिए शारीरिक और मानसिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए पुष्य नक्षत्र में दिया जाने वाला एक औषधीय उपक्रम है, जिसमें आयुर्वेद चूंकि ये कहता है कि हमारे पोषण जो है हमारे बाह्य जगत की स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, तो जो नक्षत्र है उसमें से भी जो पुष्य नक्षत्र है वो पोषण का नक्षत्र माना जाता है। ऐसे समय में कोई भी किया जाने वाला कार्य हमको पुष्टि देता है, हमारे शरीर को या हमारे मन को या हमारे अन्य कार्यों में भी हमको पुष्टि देता है। तो ऐसे समय में अगर कोई औषधीय उपयोग किया जाए तो उसमें भी उसी तरीके का गुणवर्धन देखने को मिलता है। तो हम लोग नियमित रूप से हर महीने के पुष्य नक्षत्र में 0 से 16 साल के बच्चों में व्याधि क्षमत्व और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनको स्वर्ण प्राशन कराते हैं। और आचार्य काश्यप, जो कि आयुर्वेद के एक बड़े मनीषी हुए, उन्होंने इसका बहुत ही गहराई से वर्णन किया। स्वर्ण एक रसायन औषध होने के साथ साथ एक विषज्ञ औषध है। विष अर्थात ऐसे तत्व जो शरीर में आकर शीघ्र ही हमारे धातुओं का क्षपण करते हैं और हमारे वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो बच्चे की बाल्यावस्था एक वृद्धि की अवस्था होती है, उसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का संस्कार दिया जाए तो बहुत अच्छी शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है। इसलिए हर महीने के पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। नरेंद्र जी, एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे डाबर जन्म गुत्ती है, ये भी आयुर्वेद का ही है। जी जी, आयुर्वेद का है। तो मेरा यही कहना था, स्टार्टिंग से मेरा यही कहना है कि हमको ना घर से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरा हर चीज में ना मेरा घुमा के यही कहना है कि हमको संस्कार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन हमको जहाँ से मिलेगा, लेकिन घर से ही हमको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी हर चीज। बिल्कुल, मैं यह बात से तो है, इस बात को तो हम लोग बराबर उठा रहे हैं कि घर से ही हमको शुरुआत करनी है। हालांकि अभी लेंगे और इसमें मैं एक अगला प्रश्न आएगा, हम घर से कितना भी कर ले, लेकिन एक बात बहुत अच्छी अभी विवेक जी ने भी कही और अभी जितनी भी चर्चाएं हो रही थी कि जब तक इसको किताबों में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक नहीं हो पाता है। आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो चुकी है, शायद मेरी इस बात से सारे श्रोता सहमत भी होंगे कि बच्चों को इतना होमवर्क दे दिया जाता है कि पिता तो अपने बेटे को यही नहीं बता पाते कि तेरा ताऊ को प्रणाम कैसे करना है। वो तो बेटे को प्रणाम करने लगा। अच्छा हो गया है कि अभी तो एक घर में केवल 2 ही बेटे रहते हैं, या तो बुआ होगी तो मामा नहीं रहता, एक ही लोग रहते हैं। अगर पहले जैसे जैसे हम लोग पैदा हुए थे 5-5, 6-6 भाई थे, तो मेरे ख्याल से कि पूरे परिवार का अगर परिचय कराना हो तो बेटे के पास टाइम ही नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं एक बात और भी सहमत होंगे कि जब तक शैलेश खंडेलवाल जी पढ़ते थे, पुष्कल जी पढ़ते थे, सब लोग पढ़ते थे, हम लोग के बीच में नैतिक शिक्षाएं किताब चलती थी। हम लोग रामायण के कुछ अंशों को, कुछ महाभारत के अंशों को पढ़ते थे और वहीं पे अस्तोबा सदगमय का पाठ भी होता था। और जब स्कूल चालू होती थी तो हमें 2-4 श्लोक सुनाए बिना अंदर नहीं जाने मिलता था। लेकिन वो पद्धतियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। शायद इसीलिए कोरोना की महामारी को हमने बड़ी करीब से देख पाया है। मैं इस बार को आज भी मानता हूं कि अगर ये संस्कार हमें पहले दिए गए होते तो शायद आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। सन 2001 में मुझे जशपुर जाने का पहली बार मौका मिला था। मैं वो घटना को भूलता नहीं हूँ जावेद जी, कि जब मैं उस आदिवासी घर में पहुंचा था तो सबसे पहले मेरे लिए एक लोटा पानी आया था। तो मैं सोचा प्यास तो लगी है, लोटा क्यों आया है, कांच उतर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पाँव धोने के लिए दिया था और पाँव धोने के बाद ही मुझे उन्होंने अपने घर के आंगन में ले गए थे, जहां पे कटोरी में कुछ बिस्किट आया था और फिर से एक गिलास और लोटा पानी आया था
वो था हमारे पीने के लिए, वो संस्कार थे। उसी संस्कार को आज शायद सारे चिकित्सक बोलने लगे कि भैया घर अब बाहर से आओगे तो सबसे पहले पांव धो लेना, हाथ धो लेना, उसके बाद ही अंदर घुसना। तो कहीं ना कहीं ये तो बीमारी हुई है, इस पे बहुत सारी चर्चाएं रहेंगी। और मैं, क्योंकि अब समय अभाव है, आज मुझे इसकी समाप्ति की ओर जाना होगा। डॉक्टर विवेक जी, मैं आज मेरे दिमाग में बात जरूर आ रही है कि आने वाले जब भी हम चिकित्सकीय मंच पे बैठेंगे तो एलोपैथ के साथ साथ, क्योंकि हम कई बार बीमारियों की बात को लेकर के यहाँ पे उपस्थित होते हैं, कभी हड्डी रोग विशेषज्ञ आते हैं, कभी चर्म रोग विशेषज्ञ आते हैं, तो अगली बार जब हम बैठे तो आयुर्वेद की तरफ से आपका प्रतिनिधित्व हमारे पास में होना चाहिए, ताकि हम इन दोनों विषयों पे बात कर सके। कहाँ पे आयुर्वेद सार्थक हो रहा है, कहाँ पे आयुर्वेद, और कब हमें एलोपैथ की ओर जाना चाहिए, क्या एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों साथ साथ चल सकती हैं, जैसा कि अभी एक इंटीग्रेटेड कोर्स की बात हो रही थी। सरकार जब चाहे तब पहल करे। जावेद जी की बात को मैं मानता हूँ कि घर से पहल होना चाहिए। चौपाल हमारा घर है, हम मंच है, सब एक विचार के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हम भी एक प्रयास कर सकते हैं। अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद है, तो मैं इस डॉक्टर गंभीर सिंह जी के पास चलूंगा फाइनल कमेंट के लिए, और इसके बाद आज की सभा को समाप्ति को ले चलूंगा। डॉक्टर गंभीर सिंह जी, आज परिचर्चा में डॉक्टर दुबे जी की बात से मुझे तो एक बात समझ में आ जाती है कि भौतिक, मौलिक, मानसिक और आत्मिक ज्ञान अगर लेना है तो आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। क्यों दुबे जी? ये सारा एक ही चीज है, भौतिक, मौलिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों को मिलाएं तो आयुर्वेद है, इन सबको मिला दें तो आयुर्वेद का ज्ञान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। डॉक्टर गंभीर सर। अच्छा पंडित जी। जी हाँ सर, बोले। हाँ, मैं ना ये विवेक भाई से एक सवाल, एक मेरे मन में प्रश्न है। जी सर। ये एक कंसर्न आता है ये हैवी मेटल का, खासकर ये मरकरी और जो भस्म की बात हो गई, भस्म की बात आ रही है अब कहा जाए एक प्रकार से, जो स्वर्ण भस्म, हाँ भस्म है, अभ्र, तो इससे वो ना मैं मतलब इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि जो खासकर जो किडनी फेल होने वाले पेशेंट और इस तरीके के आते हैं ना, तो उसमें कई बार हिस्ट्री में ये चीज निकल के आती है। यहाँ तक कि जो जैसे हमारी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में जाती हैं, पर उसमें उन लोगों का जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने उस पे बाकायदा मार्किंग लगाई हुई है कि भाई इससे ज्यादा मरकरी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कोई भी हैवी मेटल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में किडनी में डिपॉजिट होता है और रिनल फेलियर होता है। तो इसके बारे में आपका थोड़ा प्रकाश डालिए। जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। और दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में एक ज्ञान रहा है कि हर युग में धर्म के एक पद का ह्रास होता है। सतयुग में जो स्थिति थी वो द्वापर में नहीं रहती, त्रेता में नहीं रहती, और कलयुग में तो और ज्यादा धर्म के पद का ह्रास हो गया। अर्थात धर्म कहने का मतलब है कि जीवन जीने की श्रेष्ठ कला, या यूं कहिए कि सात्विक जीवन। तो आज कलयुग में इस तरीके से जब धर्म के पद का ह्रास हुआ तो लोगों में नैतिकता की कमी आई, और जो आयुर्वेद में औषधि निर्माण की बात थी उसमें औषध निर्माण को बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में वर्णित किया गया है। और ये अष्टादश संस्कार होते हैं, जो विषय आपने सर उठाया है, इसको आयुर्वेद में रस शास्त्र और भेषज कल्पना विभाग के अंतर्गत लिया जाता है। और पारद, जिसको मरकरी के से लिया जाता है, उसके अष्टादश संस्कार होते हैं। उसमें 8 संस्कार औषध के लिए होते हैं, बाकी जो है हमारे और सिद्धियों के लिए होते हैं। और इस तरीके से वो पारद औषधि के रूप में प्रयोग लिया जाता है। जब हम इस कल्पना को करने में कहीं ना कहीं अपने प्रमादवश या लोभवश या धर्म के पाद के ह्रास व जल्दबाजी या कहीं कुछ कमियां कर देते हैं, तब वो औषधीय गुण के बजाय कहीं ना कहीं विकार उत्पत्ति या यूं कहिए कि मेटल टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ता है। नहीं तो इसके अंदर इतना सूक्ष्म गुण हो जाता है कि ये देह सिद्धि और लोह सिद्धि दोनों दे सकता है। तो भारत में जो रस शास्त्र की परंपरा आचार्य नागार्जुन के समय में विकसित हुई, वो इतनी अच्छी और इतनी तीव्रता से काम करने वाली औषधियां थी जो निरापद थी।
लेकिन चूंकि हम लोग कलयुग में आके अपने औषध निर्माण में कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता या जो एक हमारी कोशिश होनी चाहिए उसमें कुछ कमियां आने की वजह से ही मेटल टॉक्सिसिटी देखने को मिली। अन्यथा अगर हम इसको पूर्ण उसी योग और उसी निष्ठा से बनाते हैं तो इसमें किसी भी तरीके का टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलता है, और ये चिकित्सक की देखरेख में अगर ली जाती है तो विवेक भाई एक प्रश्न और है। तो देखिए, ये जो आप बात बोले वो सैद्धांतिक तौर पे अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो 99% टाइम दवाई डॉक्टर तो घर में बना नहीं रहे जी, डॉक्टर तो खाली डिस्पेंस करने का काम कर रहे हैं जी, तो वो बनाने का काम तो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कर रही है जी। तो इंडिया में जैसे डाबर है, उसके बाद चरक है, बैद्यनाथ है, तो आपकी दृष्टि में या आपके अनुभव में इसमें सबसे क्रेडिटेबल, ये सबसे विश्वसनीय फार्मास्यूटिकल कंपनी आयुर्वेदिक की दृष्टि से कौन है? सर बिल्कुल, ये वैसे तो एक सामान्य मतलब मंच है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं यहाँ रखता हूँ। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी मेटालिक प्रिपरेशन बहुत अच्छी है सर, जिसमें दूध पापेश्वर, कोर्टिकल और आयुर्वेदशाला जो कि बहुत पुरानी कंपनियां हैं, इनके गुणवत्ता युक्त औषधियां आती हैं सर, और इनके टॉक्सिसिटी भी देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे अगर हाँ, कंपनी का नाम रिपीट करिए ना, मैं नहीं सुन पाया ढंग। जी सर, दूध पापेश्वर। दूध पापेश्वर कंपनी है, प्रोडक्ट नहीं जी है? सर, जी दूध पापेश्वर कंपनी है सर, और इनकी हाँ। बहुत सारी रस औषधियां आती हैं जिनमें कि आप मेटालिक प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग बहुत सारे रस, जिसको बोलते हैं रस का मतलब जिसमें पारद और गंधक का योग मिला के जिसको बनाया जाता है, वो 4 प्रकार की हमारी रस कल्पनाएं होती हैं। पोटली कल्पना, जली कल्पना और परपटी कल्पना और जो है कुपी पक्व रसायन, ये 4 तरीके के हमारे रस औषधियां बनती हैं। ये चारों औषधियों के अलग अलग प्रकल्प और अलग अलग कल्पनाएं इन कंपनियों के आते हैं, और ये बहुत गुणवत्ता युक्त होते हैं सर। हाँ। तो इनमें सर एक बहुत अच्छा रिसर्च आजकल हमारे यहाँ भी फार्को विजिलेंस का पूरा वो है, और उनका पूरा ड्रग टेस्टिंग के सारे में जो मॉडर्न पैरामीटर्स हैं उसमें भी उनको नापा जा रहा है, और उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी स्टडी है वो एनिमल ट्रायल के साथ भी जा रही है। तो अभी इस तरीके से बहुत अच्छी गुणवत्ता औषधियां, रस औषधियां बन रही हैं। जैसे कि ना मैं अभी बताऊं, मैं स्वयं भी च्यवनप्राश का सेवन करता था। तो एक बार मैं पतंजलि के लिए आया, तो उसको लेने के बाद मेरे को आभास हुआ कि उसमें कम से कम 80% तो शुगर है। मतलब वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके बाबा जी लोगों को चिपका रहे हैं, पर वो बहुत ही रद्दी क्वालिटी का, मतलब वो खाली बाबा का फोटो आगे बढ़ा के उसको चिपकाया जा रहा है। मतलब वो मतलब ये जो भी टीवी में जिनके ऐड आते हैं वो कमर्शियली इतना एग्रेसिव है कि उससे उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई। जी सर, इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि चिकित्सक इसमें सबसे ऊपर होता है, और वो अपनी युक्ति से इसका एक वो करता है कि हम अपने रोगी के लिए श्रेष्ठ चीजें कैसे चुने। और रही बात कोई भी औषधि कार्य करे, इसके लिए आयुर्वेद का सर 2 सिद्धांत है, एक पोषण और एक पाचन। कोई भी चीज पोषण युक्त है और हमारे पचाने की क्षमता उसके अनुकूल नहीं है तो अच्छी होते हुए भी हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं होती। तो मैं आपकी बात समझ विवेक भाई, लेकिन यहाँ हम दवाई की गुणवत्ता पे बात कर रहे हैं। जी सर, तो ये गुणवत्ता सर कई बार आप बिल्कुल सत्य है सर आपकी बात। ऐसी जब हम प्रोडक्शन में ऐसी कमियां भी देखी जाती हैं तो इनके नियामक के लिए बहुत सारे एक अच्छा, आपने जैसे ये मेटल वाले में दूध पापेश्वर का नाम लिया, इन जनरल जैसे मान लीजिए जो आम जनता है उसमें ज्यादातर लोग च्यवनप्राश के सेवन करते हैं। जी सर, तो उसमें कोई स्टैंडर्ड मतलब प्रोडक्ट यदि आप कंपनी एडवाइस करना चाहें तो? सर मैं फिर यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि मैंने पूर्व में ही कहा कि औषधि को हमेशा चिकित्सक देखरेख में रखना है, और च्यवनप्राश एक रसायन औषध है सर। और रसायन च्यवनप्राश एक रसायन औषध है, वो आहार औषध नहीं है सर। तो च्यवनप्राश का जब भी प्रयोग किया जाए, ये जैसे जब हम शिक्षा या मीडिया को भ्रामक रूप से प्रयोग में लेते हैं तब हम कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश एक औषध है और औषध हमेशा चिकित्सीय देखरेख में लेनी चाहिए। हम कब उस च्यवनप्राश के योग्य हैं इसका निर्धारण एक चिकित्सक ही कर सकता है, इसलिए च्यवनप्राश लेना ठीक नहीं रहेगा सर। मैं आपकी बात समझा, पर अभी क्या है, कोरोना जैसे जब से 2 साल से माहौल है ना, तो हर कोई विटामिन सी बोलना चालू किए। जी, तो वो विटामिन सी का जो अपने उसमें, हालांकि तो नेचुरल लेना चाहिए,
आपको साइट्रस फ्रूट खाइए, अमरूद खाइए, ये खाइए। पर यदि ऐसा परसेप्शन है कि विटामिन सी का एक रिचेस्ट सोर्स मतलब च्यवनप्राश में भी रहता है, इसलिए बहुत से लोगों ने च्यवनप्राश लेना स्टार्ट किया। मैंने खुद भी लिया था काफी दिनों तक, इसलिए ये प्रश्न। सर इसमें मैं फिर आपको वही कहूंगा कि आयुर्वेद कहता है कि अग्नि बल की अपेक्षा करती है औषध और आहार। अगर हमारी अग्नि बल सही नहीं है तो वो औषध व्यापद पे ले जाएगी, और व्यापद औषधियों का व्यापद या औषधियों का कोई भी उपचार बहुत ज्यादा घातक होता है, तो वो हमें लाभ देने के बजाय कई बार हमारे लिए जो है प्रतिकूल प्रभाव वाली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति में हम च्यवनप्राश लेने या किसी भी रसायन के सेवन के योग्य अग्नि वाले हैं कि नहीं, इसका निष्कर्ष जो है सर आयुर्वेद ने कुछ लक्षणों से दिया है। तो अगर हम उन लक्षणों को जानते हैं या समझते हैं तो अगर हम उसके बाद लेते हैं, मैं एक छोटा सा आपके प्रश्न का सर कंक्लूजन करूंगा। उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सर्गो यथोचिता लघुता क्षुत पिपासा जीर्ण आहारस्य लक्षण। सर ये आयुर्वेद भोजन के पचन का या आहार के पच जाने का लक्षण बताया गया। उद्गार शुद्धि होना, डकार अच्छी आना, उत्साह रहना, उत्साह एक बने रहना, वेगों का मलमूत्र इत्यादि वेगों का समय पे निष्कासन हो जाना, शरीर में लघुता का भाव होना, क्षुधा और पिपासा एक साथ, भूख और प्यास एक साथ उत्पन्न हो गई। इसका मतलब हमने जो पूर्व का आहार लिया था उसका पाचन सही हो गया। अब हम अगला कोई भी आहार या औषध लेंगे तो वो हमारे शरीर में जाके गुणवत्ता उत्पन्न करेगी, और अगर ऐसी स्थिति नहीं है और हमने फिर कोई औषध या आहार ले लिया तो हमारे लिए वो एक उस तरीके से बोझ बन जाएगा, तो वो मलोत्पत्ति का कारण बनेगा। तो ये सूक्ष्म विचार अगर आम जनमानस में है सर तो वो उसको फिर ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ये शिक्षा का अभाव है तो इसमें क्या होता है, कई बार हम गुण को तो जानते रहते हैं लेकिन इसका कब उपयोग करना है इसका विज्ञान नहीं रहने की वजह से ये मिसमैच हो जाता है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि चिकित्सा हमेशा चिकित्सक की देखरेख में और आहार औषध हमारे पारंपरिक जो घरों के ज्ञान है उसके देखरेख में अगर लेते हैं तो हम उत्तम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न मेरे भी आ गई है डॉक्टर साहब। अभी जब कोरोना काल चला तो काढ़ा का बड़ा प्रचलन चल गया, और अभी भी लोग काढ़ा जब भी जाओ काढ़ा ला देते हैं। मतलब आजकल ये पूछते हैं चाय बनाओ या काढ़ा। अभी कई जगहों पे जब हम गए हैं अपने मित्रों के घर में तो ये प्रश्न बना, तो काढ़ा कितना लेना चाहिए, मेरा एक पहला प्रश्न होगा। दूसरा, अभी लगातार कोरोना काल में जो टीवी विज्ञापन चले तो बोले कि लीवर कमजोर हो गया है, कुछ लोग और भी टीवी में प्रचार के रूप में वैद्य बैठ जाते हैं। लिबो अमृत करके कुछ काढ़ा चालू हुआ, एक का आया सर्वकल्प क्वाथ करके, इसका भी मैंने अभी बाबा रामदेव की जब भैया ने बात की तो मैं देखा उस क्लिनिक से बहुत सारा सर्वकल्प क्वाथ भी लोग लेकर के जाते हैं। और मैं तो आश्चर्य हुआ था कि एक व्यक्ति को मैंने देखा करीब 8-10 पाउच थे हुए, तो 10 पाउच एक व्यक्ति, मैंने कहा बेचने के लिए, बोले नहीं घर में उपयोग के लिए है। तो अब थोड़ा सा प्रकाश यहाँ भी चाहूंगा कि इनका कितना मात्रा उपयोगी है, क्या यह भी चिकित्सकीय परामर्श में होना चाहिए या विज्ञापन के माध्यम से अपना जब मन आया एक परोसते चले जाओ कि चाय का एक ऑप्शन काढ़ा भी है। बिल्कुल सर, मैं आपको फिर वही जवाब देना चाहूंगा जो अभी पुष्कल सर को मैंने दिया। ये क्वाथ जो है हमारे पंच कसाय कल्पना का एक भाग है। स्वरस, कल्क, श्रित, फांट और हिम, ये 5 कल्पनाएं औषध की होती हैं जो भारतीय विज्ञान में प्रयोग में ली जाती हैं। श्रित को क्वाथ या निर्यु भी कहते हैं। तो ये जो क्वाथ है जिसमें कि हम अलग अलग मेथड से किसी चीज को पानी में डाल के उबाल के बनाते हैं, चतुर्थांश, अष्टमांश या षोडशांश करके, ये क्वाथ कहलाता है। क्वाथ औषधि कल्पना होने की वजह से हमेशा चिकित्सक की देखरेख में लेना चाहिए, कभी भी उसको स्वयं की देखरेख में नहीं लेना है, क्योंकि वो भी अग्नि बल की अपेक्षा करता है। और औषध के बारे में तो आयुर्वेद का इतना अच्छा नियम है सर, कहते हैं दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वयम सत्वम शात्वम तथा आहारम अवस्था च पृथक विध दोष सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्ष एषाम दोष औषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायाम न सा स्खलत जातु। अर्थात देश का, दूष्य का, अग्नि का, बल का, सत्व का, शात्म का, इतनी सारी चीजों को विचार करके औषध का निरूपण करना चाहिए। तो एक चिकित्सक ही इतनी दिशाओं में बुद्धि लगा सकता है सर। तो ऐसी स्थिति में अगर वो चिकित्सक की देखरेख में क्वाथ नहीं लिया जाएगा तो एक स्टडी आई है सर अभी की टीनोस्पोरिया कार्डियोफोलिया जिसको गिलोय अमृता कहते हैं, और उससे जो है हिपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है। 6 लोगों के ऊपर स्टडी की गई और उसको पब्लिश कर दिया गया, जिसमें से 4 डायबिटिक थे, 1 थैलेसेमिक थे और 1 हाइपोथायराइडिज्म वाले थे। वो लोग ये नहीं साबित कर पाए कि इन लोगों ने चिकित्सक की देखरेख में लिया है
या स्वयं से लिया है या इनका और ड्रग के साथ कैसा इंटरेक्शन हुआ, लेकिन टॉक्सिसिटी हो गई सर, और ड्रग को बदनाम या ड्रग का जो गुणवत्ता थी जिनको जी ये प्रश्न में तो छूट गया था। अक्सर कहा जाता है कि एलोपैथी में जो दवाइयां मॉडर्न मेडिसिन की हैं इसके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ न कुछ काउंटर इंडिकेशन होते हैं, लेकिन आयुर्वेद का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आयुर्वेद का कभी कोई काउंटर इंडिकेशन नहीं होता। क्या ये अफवाह, ये बात उसको सत्यता, इसमें कितनी सत्यता है, ये बात पूछूंगा सर। ये हमारे लिए अगर आप पूछेंगे तो लोगों का आयुर्वेद की तरफ रुझान होने की वजह से ये हमारे लिए वरदान जैसा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आयुर्वेद की औषधियां हैं, अगर उनको सही ढंग से नहीं बनाया गया है, व्यक्ति और जो है रोग ऋतु इन सब का विचार करके नहीं दिया गया है, तो उनका व्यापक भी देखने को मिलता है और उनके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में बहुत स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कि एक चिकित्सक कैसा होना चाहिए, एक औषध कैसी होनी चाहिए, एक रोगी कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से हमको औषध की कल्पनाओं को जोड़ा गया। तो आयुर्वेद की औषधियों को अगर सही ढंग से नहीं बनाया जाएगा, सही मात्रा में नहीं लिया जाएगा, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये कहना गलत है कि आयुर्वेद की स्थितियों का साइड इफेक्ट नहीं होता। डिपेंड करता है कि वो कैसे किस तरीके से ली जाती है। जी, तो मेरे ख्याल से समय अब काफी हो चुका है डॉक्टर साहब। अगली बार फिर बैठेंगे और एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ बैठेंगे कि कोई ना कोई बीमारी हम ले, क्योंकि मैंने हर बीमारी में आयुर्वेद को बड़े करीब से देखा है, चाहे वो डायरिया डिसेंट्री हो, चाहे चर्म रोग हो, यहाँ तक कि मैंने बीपी को भी अल्प समय में, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आया कि जल्दी बीपी कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन मैंने बीपी को भी बड़े कम समय, मेरे ख्याल से उन व्यक्ति ने तत्काल अपने पीपल के कोमल पत्तों को लेकर के और शायद बेल के पत्तों को लेकर कुछ उबाला, कुछ पानी में उबाला और पिलाया था, तो बीपी जल्दी थी कंट्रोल डाउन होती। मैंने इसको भी देखा है करीब से। तो मैं मानता हूं कि आयुर्वेद उतनी ही प्रभावशाली है जितनी की मॉडर्न मेडिसिन है, लेकिन तब हम और भी बीमारियों के साथ में अब मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद दोनों अब पैनल बैठ करके चर्चा करेंगे। और चलते चलते एक प्रश्न और दिमाग में अभी आ गया, सरकार का क्या रुख है डॉक्टर साहब आयुर्वेद को प्रमोट करने में? चूंकि मैं शैलेश खंडेलवाल ने 5 साल पहले की घटना बता दी थी कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जीर्ण शीर्ण में पड़ा हुआ था, उसको काफी कुछ सुधारा है। और मुझे भी आयुर्वेद की बिल्डिंग याद है 1996 में बिलासपुर की, जब हम जाया करते थे वहां पे सरकंडा के पास में, और जब हम अपने एलोपैथी की मॉडर्न मेडिसिन देखते थे तो काफी बड़ा अंतर दिखाई देता था। सरकार का रुख और उम्मीद, अपेक्षाएं, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते आप लोग की सरकार से अपेक्षाएं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये चूंकि मैं एक ऐसे लगातार मेरी जो सेवाएं रही हैं, मेरे एजुकेशन से लेके मैं अभी तक सरकारी तंत्र का ही भाग हूँ, और मैं एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, जहाँ से मेरी MD की डिग्री हुई है, एक बहुत ही अच्छे लेवल का इंस्टीट्यूट रहा है। और हम लोग सीधे आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, और गवर्नमेंट ने तो अलग से मंत्रालय बना दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। और आज की स्थिति में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एक अलग से एक संस्थान बना दिल्ली में, जिसमें कि रिसर्च बेस्ड कार्य ही हो रहे हैं। और भारत के 3 प्रमुख संस्थान IPGT&RA जामनगर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ये 3 प्रमुख संस्थान के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा निर्मित हो चुका है। राज्यों में ऐसे 700 से ज्यादा जो है गवर्नमेंट और आयुर्वेद के कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें कि अभी गुणवत्ता युक्त उपाय किए जा रहे हैं, और उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना दिया गया है। और इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी आयुष मिनिस्ट्री ने कोरोना टाइम में, फर्स्ट कोविड टाइम में ही नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा लॉन्च किया। और उसको आधार बनाकर हम लोगों ने अपने चिकित्सीय परिवेश में, जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई, जो आपने विषय रखा, आयुर्वेद चिकित्सा में भी उतना ही कारगर है। और मैं पूर्ण रूप से चिकित्सक हूँ, तो मैं चिकित्सा को बहुत आनंदित होता हूँ चिकित्सा करके और चिकित्सा कार्य में लग के। तो हमने 4 कैटेगरी के पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीट किया, जिसमें कि पहला प्रोफाइलेक्टिक था, दूसरा माइल्ड सिम्टोमेटिक था, एक एसिम्टोमेटिक था, और चौथा पोस्ट कोविड कंडीशन थी। ये 4 कैटेगरी जिसको हमने यहाँ पे नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रोटोकॉल ऑन कोविड पे किया। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय था कि शासन, आयुष मंत्रालय ने हमको इस तरीके की एक लिबरेशन दिया कि हम लोग इस कोविड महामारी में भी अपना योगदान दे सकें।
और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे 4 इंस्टीट्यूट्स में क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए, जिसमें कि कोविड में पेशेंट्स को 2 ग्रुप में रखा गया। एक की तरीके से जो गाइडलाइंस वहां की थी उसके बेसिस पे दिया गया, जो मॉडर्न साइंस की गाइडलाइंस थी, और दूसरे में आयुर्वेद के साथ उनको जोड़ के दिया गया। ऐसा लखनऊ में, पूना में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में और डॉक्टर नरेश त्रेहन जी के मेदांता हॉस्पिटल में 4 जगहों पे बेसिक ट्रायल किए गए, जिनका रिसर्च जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है आर्टिकल, सारे रिसर्च आर्टिकल। उसमें ये भी देखा गया कि आयुर्वेद में लिए गए पेशेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से सुधार देखने को मिला, और वो सारे डेटाबेस अभी जो है आपको आप एक्सेस कर सकते हैं, सारे सोशल मीडिया के और ई प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो आयुर्वेद के लिए अभी बहुत अच्छे तरीके से एक बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य शासन की स्थितियों में देखें तो आयुष घर घर की योजना मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किया। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है, जिसमें कि कालमेघ, गिलोय, तुलसी और अमृता, इनकी चीजों को घर घर पहुंचाया जा रहा है। राज्य शासन छत्तीसगढ़ भी वन विभाग के साथ जुड़ के अभी इस महीने से पूरा वन घर घर औषधियों का वितरण करके लोगों को जागरूक कर रहा है। तो यूं मैं कह सकता हूं कि अभी हमें आयुष की तरफ से, राज्य और केंद्र शासन की तरफ से काफी सहयोग मिल रहा है बेहतर कार्य करने के लिए। जगह जगह हमारी रिसर्च ग्रांट मिल रही है, CCRS जो हमारा केंद्रीय वो है, जिसकी वजह से हम अच्छे रिसर्च में भी जा पा रहे हैं। तो अभी एक अच्छा समय चल रहा है। हम जैसे आयुर्वेद के लोगों के लिए एक अवसर है कि हम इस पे अच्छा कार्य करके और आम जनमानस में फिर से अपने भारतीय ज्ञान को और गहराई तक ले जा पाए। तो मुझे ऐसा एक सकारात्मक दिशा दिख रही है और मिल रही है, ये मुझे मेरा एक अनुभव है। बिल्कुल डॉक्टर विवेक जी, हम फिर कह सकते हैं आयुर्वेद विज्ञान के लिए भी अस्तो मां सद्गमय, आने वाला समय स्वर्णिम होगा, ये लक्षण भी दिख रहे हैं, तो निश्चित होगा। और सब आपने बहुत अच्छी बात कही है, और वो विषय रह गया है, समय का अभाव है। मुझे बहुत सारी आपके साथ में तो रियली मेरे को आपसे बात करने में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन समय रह जाता है। मुझे कोरोना और आयुर्वेद के ऊपर में बहुत सारी बातें करनी है, तो मैं आपका इस बार अगले हफ्ते का समय चाहूंगा, और मैं स्पेशली बात करूंगा संक्रमण काल और आयुर्वेदा के ऊपर में, ये विषय होंगे। और डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी की ओर अब चलूंगा डॉक्टर, और उसमें मैं योग को भी जोड़ूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे ख्याल से आयुर्वेद योग के बिना अधूरा रह जाता है, जितना मुझे ज्ञान है। तो अगले हफ्ते हम आपके साथ में फिर जुड़ना चाहेंगे, और आयुर्वेद संक्रमण काल में आयुर्वेद का योगदान और उसमें योग का समावेश कैसा रहा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, मैं आपका है निश्चित रूप से जीवन जीने की कला आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद बताती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऋतुओं की बात हुई, रसायन की बात हुई, ये बहुत सारी बातें हैं। और कोरोना के समय में डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, आप और हम सब ने भी आयुर्वेद को उपयोग किया है और लोगों को उपयोग करवाया है, और उसकी रिजल्ट भी हमें अच्छे मिले हैं। तो आज बहुत सारी बातें हमें सुनने और सीखने को मिली है। तो समापन आभार आपकी तरफ से हमारे सारे श्रोताओं को, और विशेषकर डॉक्टर विवेक दुबे जी को, डॉक्टर पुष्कल द्विवेदी जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको नहीं। आज चौपाल में बहुत सारे चिकित्सक भी, आज बहुत सारे चिकित्सक नए जुड़े हैं, परिचय नहीं हो पाया है, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि विषय इतना बड़ा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी से बात नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं, आज चौपाल पे जुड़े हुए डॉक्टर विवेक दुबे जी आयुर्वेदाचार्य, और उनका पूरा व्याख्यान सुना। पर दुख इस बात का है, एज एलोपैथिक चिकित्सक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1 साल का कोई आयुर्वेद का कोर्स होता तो मैं जरूर करता। डॉक्टर पुष्कल जी अपने क्षेत्र के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ है, तो दोनों ध्रुव आज यहाँ पे रहे, तो इतना मजा आया सुनने में। एक नई विचारधाराओं के साथ मंच के सभी श्रोताओं ने, फेसबुक से जुड़े हुए देश भर के लोगों ने इसका आनंद लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और सभी लोग का आभार प्रकट करता हूँ, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर गंभीर जी, डॉक्टर अखिलेश दुबे जी, नरेंद्र पांडे जी, और हमारे जितने भी नए चिकित्सक जो जुड़े थे, वो इस प्रकार जुड़े रहे। और इस प्रकार का आदान प्रदान यदि होते रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा। और आप सब, हम फिर मिलेंगे चौपाल में 7 बजे पुनः, पर नहीं, थोड़ा सा समय चेंज हो गया, 7:30 बजे डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी के साथ पुनः चौपाल में नए विषय को लेके, आयुर्वेद योगा, विवेक दुबे जी को लेके। दुबे जी को बोलेंगे संस्कृत भैया कम बोले, हमें नहीं समझ में आती, सरल हिंदी में समझाए या संस्कृत का अनुवाद कर दे। हम अंग्रेजी से हो तो अंग्रेजों के द्वारा पूर्वाग्रह से संबंधित चिकित्सक हो सकते हैं, पर आपकी बातें सुन के जो आनंद हमें प्राप्त हुआ वो शायद हमें कभी नहीं मिलता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल 7:30 बजे एक विशेष चर्चा होगी,
यह कितना सार्थक रहा गौठान 2 वर्षों में। हाँ, इस विषय पे हम कल फिर चर्चा करने बैठेंगे, बिल्कुल चौपाल में, एकदम सटीक टॉपिक के साथ में, क्योंकि क्या नरेंद्र फिर से बोलना पड़ेगा कितना सार्थक रहा गौठान। अच्छा, कल मैं बात करूंगा गौठान के ऊपर में, क्योंकि जब आयुर्वेद की बात होती है, शुद्धता की बात होती है, जब शुद्धता की बात आती है तो गौ की बात होती है, और जहां गौ की बात होगी वहां गौठान की बात होगी। तो कल गौठान के ऊपर चर्चा करेंगे और इसमें काफी धुरंधर लोग बैठेंगे और मजा आएगा। कल हम एक नए विषय के एक नया प्रयोग करने जा रहा है चौपाल कार्यक्रम, चिकित्सक के साथ साथ में अब समाज और पर्यावरण की बात भी हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद की आज बात हुई है तो प्रकृति की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति अगर खराब हुई तो हमारा शरीर खराब होगा ही। तो डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया आपके साथ में। मैं अगले हफ्ते आपके साथ में फिर बैठना चाहूंगा और आयुर्वेद और संक्रमण के ऊपर में, आयुर्वेद और कोरोना काल के ऊपर में आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे चौपाल में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को नमस्कार।